जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कंप्यूटर जो है वो आप लोग देख रहे हो कि 2 लेक्चर हैं। अगर सीरियसली देखा जाए, कि जो पहला हमारा लेक्चर था, उसमें 1 घंटा तो हमारी वो डिस्कशन हुई है। उसके नेक्स्ट घंटे के अंदर हमने थोड़ा बहुत कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में देखा है। और फिर दूसरा लेक्चर कंप्लीट था, वो 2 घंटे का था। वो उसमें हमने रिवीजन भी की थी पिछले लेक्चर की, और नेक्स्ट जो है उसमें भी आधा घंटा निकाल दें तो 1.5 घंटे का वो था। 1.5 और 2 1 ढाई घंटे। ढाई घंटे के बाद एक प्योर लेक्चर था जो नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क का था। वो हमने 2 घंटे थोड़ा, तो 2.5 और 2 4.5 घंटे का लेक्चर है। सही मानों में अगर देखा जाए 4.5 घंटे का लेक्चर, और उसको करने में इंसान के 8 घंटे लग जाएंगे, जो बिल्कुल जीरो है। शायद उसे 2 बार सुनना पड़ जाएगा या 2.5 बार सुनना पड़ जाएगा, तो इतना उसे टाइम लग जाएगा। और फिर उसके बाद आप दोनों भी एलिजिबल हो सब इंस्पेक्टर के? आप भी एलिजिबल हो? हैं? क्यों? लगते तो- आप भाई हो छोटे? अच्छा, ये आप एलिजिबल हो? हैं? हैं? हाँ हाँ। अच्छा, खैर, यानी क्या मामला है? कुछ भी नहीं। क्या बात कर रहा था? हाँ, 4.5 घंटे और वो 8 घंटे। और फिर उसके बाद फिर तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं। फिर बनी बनाई 700 सवालों की, भाई सवाल कैसे आएंगे भाई? फिर एक और परेशानी, पहले मदनी के बने हुए टेस्ट अटेम्प्ट करो। कितने बेहतरीन उतने, वो तुम करते नहीं हो अटेम्प्ट। मजा रही बात की? एक प्रोसेस में तुम्हें डाला जा रहा है, तुम उस प्रोसेस में जब नहीं डलोगे, बेशक आप सब इंस्पेक्टर के कैंडिडेट हो या वन पेपर के कैंडिडेट हो। अब देख लो, वन पेपर वालों का बेचारों का अलमिया देखो, उनको ये सारा कुछ करना पड़ता है 8 नंबर के लिए। वो ये सारा कुछ करते हैं 8 नंबर या 5 नंबर। वन पेपर का कैंडिडेट भी ये सब कुछ करता है। और आप लोगों के 40 नंबर हैं। 40 नंबर हैं जिसका आपने करना है कि भाई टेस्ट आप लोग करें। फिर उसके बाद जो है, बने बनाए 700 सवाल तरतीब लगे हुए, पास पेपर भी जिसके अंदर पीपीएससी के शामिल, जिसको मैंने मजीद भी रेक्टिफाई कर दिया है। मजीद भी मैंने कहा चलो यार, एक दोबारा निगाह मार दूं। मैंने दोबारा भी उसके अंदर एक निगाह मार के उसको मैंने बेहतर कर दिया, और मैंने भेज भी दिया। किया होगा आप लोगों ने। अब नेटवर्क लेयर और अब ब्रिज, अब, और उसमें पता चल गया एक एक सवाल बाकी मैंने देख कर। अब ब्रिज, हब, स्विच, वही जो मैंने लेक्चर में बात बताई। ब्रिज क्या है? ब्रिज डिवाइड करता है नेटवर्क को सेगमेंट्स में। और स्विच क्या करता है जी? डिवाइड ही नहीं करता, वो सबको भेज देता है। नेटवर्क में जितने नोड्स हैं, जितने कंप्यूटर्स हैं, मैं एक कंप्यूटर को नहीं भेज सकता डाटा। अगर 5 कनेक्टेड हैं तो पांचों को चला जाएगा, हालांकि मैं तो एक को भेजना चाहता था। तो हब के साथ अटैच्ड, हब इज ऑल्सो अ नेटवर्किंग डिवाइस विच कनेक्ट डिफरेंट कंप्यूटर्स। लेकिन इसमें क्या होता है, ये इसमें डिफरेंशिएट नहीं होता। ठीक है जी। और फिर उसके बाद जो है, ब्रिज में लेकिन आप जो है सेगमेंट्स में डिवाइड करते हो, और स्विच इससे एडवांस होता है। अब ब्रिज में आप 4 5 6 कंप्यूटर अटैच कर सकते हो, 10 कंप्यूटर। लेकिन अगर आपने 50 कंप्यूटर अटैच करने हो तो स्विच स्विच वही चीज है। ये मजीद मॉडर्नाइज डिवाइस है ब्रिज से। ठीक है जी। और ये ना मेरा ख्याल इससे होगा, हो गया।
तो ये इससे जो है आपका, और फिर उसके बाद जी फिजिकल लेयर क्या करती है जी, रा बिट्स भेजती है। और डाटा लिंक लेयर क्या करती है जी, डाटा लिंक लेयर पर एरर डिटेक्शन होती है। नंबर 1 पॉइंट ये आ सकता है कि एरर डिटेक्शन किस लेयर पर होती है जी, OSI मॉडल में डाटा लिंक लेयर पर हो सकता है। नंबर 2 क्या आ सकता है जी, है? हाँ, इसमें भी हो रहे होते हैं बिल्कुल। NIC जो है वो इसी के ऊपर ऑपरेट कर रहा होता है। और फिर उसके बाद नेटवर्क लेयर में मैंने 3 बातें बताई थी। क्या बातें थी जी आसिफ? हाँ, एड्रेसिंग नेटवर्क, नेटवर्क का मतलब ही, नेटवर्क के लफ्ज के अंदर ही ये चीज है, एड्रेसिंग, राउटिंग और ट्रैफिक कंट्रोल। और ट्रांसपोर्ट लेयर, इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन, सेगमेंटेशन एंड ट्रैफिक कंट्रोल एंड एरर करेक्शन एज वेल। फिर उसके बाद जी सेशन लेयर, सेशन मेंटेन करती है। फिर उसके बाद जी प्रेजेंटेशन लेयर, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करती है। और लास्ट में प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है जी, है? लास्ट में सॉरी एप्लीकेशन लेयर क्या करती है, आपको इंटरफेस प्रोवाइड करती है कि वो मैसेज तो देखो आप, वो इंटरफेस प्रोवाइड करती है आपको कि आप जो है वो करो। तो अब जी इसमें सब इंस्पेक्टर की भी तैयारी करने वाले लोगों के लिए 2 स्ट्रेटजी है। एक स्ट्रेटजी ये है कि कंप्यूटर का सिलेबस है शॉर्ट, और इंग्लिश को देखकर थोड़ा सा आप परेशान हो सकते हो। अब इसमें आपको किसी उस्ताद की जरूरत क्यों है? सब इंस्पेक्टर में उस्ताद की जरूरत क्यों है? कंप्यूटर तो मैं फ्री पढ़ा रहा हूं, डेली लाइव आ रहा हूं। यानी कंप्यूटर में यही था कि भाई कंप्यूटर में टाइम बचाना है, कंप्यूटर को जल्दी जल्दी कर रहे हैं, लेकिन करना पक्का है कि भाई इसकी टेंशन ना दिमाग में रहे, इसकी टेंशन दिमाग से निकालनी है कि भाई मेरा पक्का है मैं टेस्ट। हाँ, इसको रिवाइज रखने के लिए क्या करना है जी, इसको रिवाइज रखने के लिए सर के ये फंडामेंटल के 700 के ये आधा घंटे में ये पढ़ लेने, इसको कैरी रखना है, इसको याद करते रहना है, इसमें और डेटे ऐड नहीं करने, लेकिन हाँ इसको लेक्चर के साथ इंटीग्रेट रखना है। ऐसा नहीं है कि इनको आइसोलेशन में याद करते रहना है, इनको याद करते हुए लेक्चर्स के वो पॉइंट्स याद करने हैं कि हाँ इसके बारे में ये पॉइंट्स भी, तो इसका भी ये भी बन सकता है सवाल, बिल्कुल बिल्कुल ये भी बन सकता है। इस तरीके से लेक्चर को इंटीग्रेट रखना है। गॉट इट? फिर उसके बाद जो है नेटवर्क के बाद हमारे पास जो है वो आ गया नेटवर्क डिवाइसेस हो गई, OSI मॉडल हो गया जिसको TCP/IP प्रोटोकॉल भी कहते हैं। TCP/IP प्रोटोकॉल किसने दिया है जी, ये तुम बताओ भाई लिशबा, वो किधर भाग गई एक? मेडिकल तो नहीं बनवाने गए? हालांकि मेडिकल आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बनवा सकते हो जी, पूरे पंजाब में मेडिकल किसी भी डिस्ट्रिक्ट, कोई भी डिस्ट्रिक्ट का बंदा पंजाब की बाउंड्री के अंदर कहीं से भी आप मेडिकल बनवा सकते हो। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल होना चाहिए, और आपकी एज 2 अक्टूबर तक 25 साल के अंदर अंदर होनी चाहिए। 25 साल एक दिन नहीं होनी चाहिए। अभी मेरा एक स्टूडेंट है बेचारा, 21 सितंबर को वो 25 साल का हो गया, तो वो 8 दिन ओवर एज है। ठीक है, क्लोजिंग डेट के अंदर आपकी एज होनी चाहिए। ये 2 बातें टेक्निकल हैं बस इसमें। बाकी 6/9 जिनकी आई साइट होती है वो भी एलिजिबल है इसके लिए, लिखा हुआ है मेडिकल सर्टिफिकेट के ऊपर, विद ग्लासेस और विदाउट ग्लासेस। ठीक है, तो ये इसके अंदर थोड़ी सी टेक्निकलिटीज हैं। तो तुमने इधर से बनवाया है? इधर से ही बनवाओगी ना? हाँ बस इधर से।
मैंने दोबारा, हालांकि मुझे था, मैंने आज दोबारा VPSC कॉल की, फिर वेरीफाई कर लूँ, क्योंकि ये बड़ा एक, मैंने आज फिर VPSC कॉल करके आज दोबारा मैंने वेरीफाई, उसने मुझे ये कहा कि भाई पंजाब की बाउंड्री हदूद, हदूद का लफ्ज उसने कहा, हदूद के अंदर रहते हुए जहाँ मर्जी से। अच्छा जी, अब इसको जरा आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना। और इंटरनेट के अंदर किसने TCP/IP किसने दिया था? हाँ, विंटन सर्फ और बॉब काहन ने दिया था TCP/IP प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। DHCP क्या करता है जी? किस चीज का एब्रीवेशन DHCP? अब देखो, वो अगर वो इस चीज के लिए रेडी रहो कि पिछले वाली तरह का पेपर नहीं आएगा, ये अपने माइंड में बिठा लो, पिछले वाली तरह का पेपर सोचना बंद कर दो। डिफिकल्टी लेवल विल बी इंक्रीज्ड 200% because applicants will be increased, because awareness is increased. So dynamic host configuration protocol which assigns IP address to the user dynamically, एक होता है स्टैटिक आईपी, एक होता है डायनामिक आईपी। जैसे फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर पर इधर बैठे हो, आप अपने मोबाइलों पर खोलकर देखोगे व्हाट इज माई आईपी एड्रेस, तो आपका एक है डायनामिक। DHCP आपको क्या करता है? आपको एक असाइन कर देता है आईपी एड्रेस। आप फिर घर जाकर आईपी देखोगे, उसमें थोड़ी तब्दीली होगी, तो ये तब्दील होता रहता है। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल इकरा बिलाल एजुकेशन सिस्टम की ऐप है, हमारी जो ऐप है, इस ऐप के लिए अगर मैं डायनामिक आईपी ले लेता तो ऐप के अंदर प्रॉब्लम आती। ऐप को, एंड्रॉइड ऐप्स को या कुछ बिजनेसेस को स्टैटिक आईपी चाहिए होते हैं एक कंसिस्टेंट कनेक्शन के लिए। तो स्टैटिक आईपी क्या होता है? उसमें आईपी तब्दील नहीं होता, ये बिजनेसेस यूज करते हैं स्टैटिक आईपी। गॉट इट? फिर उसके बाद DNS क्या होता है जी? क्या करता है जी? अब देखो, वो इसमें आपको कंफ्यूज ऐसे करेगा, डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सर्वर। तो कौन लगा पाएगा? जिसको पक्का होगा। जिसका कच्चा होगा वो सिस्टम था सर्वर था, सिस्टम था सर्वर था, सिस्टम था सर्वर था, एंड पे सर्वर निकलना है, एंड पे सर्वर निकलना है। इंसान कंफ्यूज होता है और किस्मत बहादुरों का साथ देती है और मेहनतियों का। समझ आ रही है? तो सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम, और ये क्या करती है? आईपी को, हाँ जी, डोमेन नेम में तब्दील कर देती है। डोमेन नेम इट मींस के वेबसाइट जो है, ठीक है, आईपी को, आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में कन्वर्ट करने वाली चीज कौन सी होती है? DNS होती है जी। और फिजिकल एड्रेस का नाम क्या है जी? मैक एड्रेस। अच्छा, इसमें है ना, ये मुझे अब याद आ रहा है कि भाई ये वाले सवाल ऐड नहीं है। DHCP वाला ऐड है, DNS वाला भी ऐड है, मैक एड्रेस वाला नहीं है, तो मैं कर दूंगा, 702 हो जाएंगे। और एरर डिटेक्शन डाटा लिंक लेयर पर होती है, ये भी नहीं ऐड, ये भी कर दूंगा मैं। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने भी नोट करना है कि भाई कौन से ऐसे सवाल जो सर ने लेक्चर में पढ़ाए हैं लेकिन इस फाइल के अंदर नहीं ऐड, तो वो आपने आइडेंटिफाई जो है वो करने हैं और खुद भी ऐड कर लेने। कोई 10-12 ही होंगे इस तरह के, मोस्टली तो एडेड है। तो इसको पढ़ते हुए तवज्जो रखनी है, तवज्जो से इस फाइल को आपने पढ़ना है। अब हम और ईमेल के हवाले से कल हमने URL क्या होता है जी? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और ये जो डोमेन नेम होता है और आपका यूनिक जो यूजर नेम होता है, ये मिलकर वेबसाइट बनाते हैं बुनियादी तौर पर। जैसे गूगल जो है वो डोमेन नेम है और गूगल जो है वो यूनिक नेम है, और फिर उसके बाद .com ये डोमेन नेम है, URL। इसी तरीके से ईमेल के अंदर भी यही सेम सिनेरियो है। लेकिन ईमेल के अंदर हमारे 3 प्रोटोकॉल हैं।
हर चीज का ना पहले प्रोटोकॉल आता है। जैसे इंटरनेट आया, इंटरनेट में पहले नेटवर्क, सबसे सादा तरीन इंटरनेट क्या था जी? आरपानेट। आरपानेट ने इंटरनेट कब इंट्रोड्यूस किया जी? आरपानेट ने 1969। ARPA is an abbreviation of एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। बुनियादी तौर पर यह क्या था? अमेरिका का, यूएसए का डिफेंस प्रोजेक्ट था। लेकिन फिर बाद में से क्या कर दिया गया? पब्लिक यूज के लिए खोल दिया गया और इंटरनेट को आम कर दिया गया, हर बंदा इस्तेमाल कर सकता। 1969 में यह मामला शुरू हुआ। लेकिन इसमें मॉडर्नाइजेशन कैसे आई? TCP/IP, बॉब काहन और विंटन सर्फ ने एक मॉडल दे दिया, और वो मॉडल क्या था? स्टैंडर्ड दे दिए, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। फिर इसके अंदर जो है एक और प्रोटोकॉल होता है। अगर आप किसी को फाइल ट्रांसफर करते हो तो फाइल ट्रांसफर के लिए कौन सा प्रोटोकॉल होता है? FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। फिर इसके अंदर इसको रेवोल्यूशनाइज किसने किया जी? टिम बर्नर ली। कैसे जी? टिम बर्नर ली ने क्या किया? उसने वर्ल्ड वाइड वेब इस्टेब्लिश की, और उसने क्या किया जी? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इस्टेब्लिश की। और उस हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML के अंदर वेब पेजेस को डिजाइन किया जाता था, और उसमें जो टेक्स्ट था उसे लिंक की सूरत में पेस्ट कर दिया जाता था। जैसे ही कोई यूजर उस लिंक पर क्लिक करता था तो वो टेक्स्ट खुल जाता था, हाइपर टेक्स्ट। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट। इफ टेक्स्ट इज कन्वर्टेड इनटू अ लिंक, इट विल बी कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट। जैसे ही क्लिक करते थे, और ये सारा डेटा होता कहां पर था? www में। कि भाई www इस्तेमाल करो, साथ में अपना कोई भी URL लो, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और उसके अंदर डेटा डाल दो। फिर इसके अंदर उन्होंने एक प्रोटोकॉल इसके लिए अलग कर दिया जी, ओके सिस्टम। इसका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इज अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर, हाउ विल थिंग्स विल बी डन, चीजें कैसे होंगी। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इसको HTTP को और www को कंबाइन कर दिया एक प्लेटफॉर्म के अंदर। और इन्होंने पहला ब्राउजर भी बिल्ड किया, जिसका पुराना इनिशियल नाम था www, और बाद में इसका नाम क्या हो गया जी? नेक्सस। और फिर उसके बाद इसके अलावा जो हमारा ब्राउजर था वो क्या था जी? दूसरा ब्राउजर जो था वो हमारा एंडरसन ने कौन सा बनाया था ब्राउजर? मोज़ैक। याहू ब्राउजर जो है वो कब बनाया जी? 1994 के अंदर। और गूगल कब बना जी? 1998 में। और चाइना का एक बहुत मशहूर ब्राउजर है गूगल की तरह का, तो मैंने एक तो विंडो है अफ्रीका की, यू बंटू एक फ्री विंडो है जी। हमारी जो विंडोज है ओपन सोर्स विंडो है जी, फ्री विंडो है। ठीक है जी। और यूसी ब्राउजर अलीबाबा का है, अलीबाबा ने बिल्ड किया है यूसी ब्राउजर, ये भी चाइना का है। इसके अलावा भी चाइना का एक बहुत मशहूर ब्राउजर है, नहीं फायरफॉक्स भी ब्राउजर है जी। ठीक है जी। फिर उसके बाद जो है ब्राउजर गूगल किसने बनाया जी? लैरी पेज एंड सर्गी बिन। अब ब्राउजर और सर्च इंजन ये डिफरेंट चीज है, ये डिफरेंट चीज है। गूगल एक सर्च इंजन है, याहू अब आज एक सर्च इंजन है। इस तरीके से अगर आपसे पूछता है सबसे पुराना वेब ब्राउजर कौन सा था, तो आप क्या कहोगे? www या नेक्सस। अगर वो ऑप्शन में ना हो तो आप क्या कहोगे? एंडरसन ने जो बनाया था मोज़ैक। लेकिन अगर आपसे पूछे द ओल्डेस्ट सर्च इंजन,
फिर आपने लगाना है वेब क्रॉलर। फिर क्या लगाना है जी? वेब क्रॉलर भी 1994 में बना है, याहू भी 1994 में बना है, लेकिन कुछ महीने पहले। सवाल वो ऐसे आपको घुमाता है, आप कहते हो इधर तो याहू आई, ये ठीक है, बाद में वेब क्रॉलर आई हुई, ठीक है जी। तो फिर बाद में वेब क्रॉलर। अब थोड़ा सा मैं दोबारा इसको रिपीट कर, अगर आपसे ओल्डेस्ट ब्राउजर पूछता है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ब्राउजर एंड सर्च इंजन। सर्च इंजन में आप सर्च कर रहे होते हो और ब्राउजर में आप यूआरएल ओपन कर रहे होते हो, वेबसाइट को नेविगेट कर रहे होते हो, ठीक है जी। और वेबसाइट नेविगेशन इज ऑल्सो कॉल्ड वेब ब्राउजिंग, वेब सर्फिंग। ये तीनों, ऑल ऑफ दीज विल बी द राइट आंसर, ठीक है जी। फिर उसके बाद जी अब हम अगर देखें कि अगर आपसे पूछेगा ब्राउजर, तो समझ आ गई कैसे कैसे आप इसको डील करोगे। और अगर आपसे पूछेगा सर्च इंजन कौन सा है ओल्डेस्ट, वेब क्रॉलर, लिख देता हूं ओल्डेस्ट सर्च इंजन, वेब क्रॉलर, ओल्डेस्ट वेब ब्राउजर, नेक्सस। अब लेकिन ऑप्शन पे डिपेंड करता है, अगर ये नहीं है तो फिर क्या होगा? याहू। और याहू इज ऑल्सो अ ब्राउजर, याहू एक ब्राउजर भी है, गूगल एक ब्राउजर भी है और एक सर्च इंजन भी है। गूगल क्रोम आप यूज करते हो ना, ब्राउजर भी है ना गूगल क्रोम, ठीक है जी। तो इसी तरीके से आपका जो नेक्सस है ये ब्राउजर है, ठीक है। और याहू जो है ब्राउजर भी है और वो भी है। और अगर यहां पर भी हो तो फिर आप याहू लगा सकते हो, अगर नेक्सस ऑप्शन में नहीं है तो, है सॉरी मोज़ैक, हाँ नेक्सस या मोज़ैक, या फिर ये दोनों नहीं है तो फिर याहू। तो इन तीनों के लिए वो इस तरीके से, क्योंकि उसने प्रीवियसली पूछा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अगर पीपीएससी के 10 साल सवालों को देखा जाए तो इस तरीके से उसने पूछा हुआ है। हो सकता है कि वो, क्योंकि डेटा बैंक तब्दील हुआ है, वही पुराना चला जाए बहुत, इस तरीके से आपको ट्रिक में फंसा रहा हो। तो ये इस तरीके से सर्च इंजन आपने सारे के सारे देखे, और सारी चीजें यही इंपॉर्टेंट है जी, 4-5। फिर उसके बाद जी अब इंटरनेट के अंदर हम चले गए, अब और 1994 के अंदर ही आपका अमेजोन भी बना है, विच इज द ई कॉमर्स वेबसाइट। और ये भी, और जी किसने बनाया जी? जेफ बेजोस ने। और अलीबाबा कब बना है जी? 1999, जैक मा, ठीक है जी। और ये बाकी भी मैंने सारी की सारी लिस्ट दी है, इसको लाजमी आपने याद करना है, ये सारे आए हुए हैं, ठीक है जी। यूट्यूब कब बनी है जी? तो फेसबुक कब बनी है जी? तो यूट्यूब में मुसलमान कौन था? जावेद करीम, ठीक है जी। जॉन कॉम, और हाँ, हाँ, तो ये तीनों नाम आपने याद करने हैं, 4 हल्ले, तीनों नाम याद करने हैं। फिर उसके बाद जी 2006 में ट्विटर था जी, और ट्विटर जो है जैक दौर से, और जो है एक और भी नाम है जी, है इवान विलियम्स, इवान विलियम्स है। ये नहीं बात करना, नहीं नहीं, समझ आई? ये बात ही नहीं करनी, याद करना, या सब इंस्पेक्टर छोड़ दो, दूसरा भाई याद करना, ये यानी नेगेटिव कॉनोटेशन है, माइंड को ये नहीं, बस जो है भाई है, ये क्यों है, ये कैसे है, गलत है, सही है, बस ठीक है, यही है। रटे नहीं होने चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, आजकल तो एआई आ गया, आज तो फलाना आ गया, ठीक है, पीपीएससी ना करो, ठीक बात कर रहे हो।
ये एमसीक्यूज नहीं होने चाहिए, फलाना नहीं होना, ठीक है, ओके, गॉट योर पॉइंट। लेकिन अब हम क्या भाई, हम तो गरीब हैं, ठीक है, तो हमने इस तरीके से चलना है, समझ आ रही बात। तो कहां पर था मैं? हाँ, तो ये सारी चीजें आपने इनके ईयर भी याद करने हैं सवालों में, क्योंकि मैंने सवाल कम करने के लिए ईयर और फाउंडर मैंने एक ही एमसीक्यूज में रखे हैं, लेकिन मैं ये यहां पर क्लैरिफाई कर रहा हूं, आपको ईयर भी आना चाहिए उस का। जैसे जूम, कब जूम किसने बनाया? एरिक जोआन। देखो ये वन पेपर वाला है, वन पेपर वाला याद है। ये लिशबा देख लो, लगी पड़ी है अगली, सारा क्रॉल कर दिया इसने कंप्यूटर, समझो ना, देखो है, तो कड़ल कर दो, सीधे खा पी जाओ और कंप्यूटर से जान छुड़ाओ, ताकि फिर पूरा का पूरा फोकस सिर्फ कंप्यूटर को आधा घंटा घंटा देना पड़े, स्ट्रैटेजी। फिर उसके बाद जी अब हम इंटरनेट से आगे निकले, इंटरनेट की बाकी सारी यही चीजें हैं जी इंटरनेट के अंदर। फिर उसके बाद ईमेल, ईमेल इज एन एब्रिविएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल। फर्स्ट ईमेल किसने की जी? रे टॉमलिनसन ने, ठीक है, 1971 के अंदर। ईमेल के अंदर क्या चीजें होती हैं जी? दो चीजें होती हैं, यूजर नेम एंड डोमेन नेम, ठीक है। यूजर नेम शुड बी यूनिक, इज अ यूनिक एड्रेस, ठीक है जी। फिर उसके बाद जी अब ईमेल के अंदर भी इंप्रूवमेंट कब आई? जब इसके प्रोटोकॉल आए, जब इसके रूल्स आए। वो रूल्स क्या हैं जी हमारे पास? वो रूल हैं पॉप 3, पॉप 3। फिर उसके बाद आई मैप, फिर उसके बाद एस एम। अब नंबर 1, इनके तीनों के हमें एब्रीविएशन आए, क्या है जी? पॉप पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। आई मैप क्या है? इंटरनेट एक्सेस, सॉरी, मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। फिर उसके बाद एसएमटी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब जी ये क्या करती है? सिंपल के अंदर ऐसा आता है, जब हम मेल सेंड करते हैं तो ये वाला प्रोटोकॉल यूज होता है। इसमें भी ऐसा आता है, इधर सेंड में भी ऐसा आता है। मेल को जब सेंड करते हैं तो कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल में आता है? SMTP। ये दोनों रिसीव करने की सूरत में होता है। रिसीव करने के लिए कौन से प्रोटोकॉल होते हैं जी? आई मैप और पॉप। अब फिर फर्क क्या हुआ जी? ये रिसीव कर अलावा सिंक भी करता है, यानी जब हम किसी को मेल सेंड करते हैं तो कौन सा प्रोटोकॉल, कौन सा स्टैंडर्ड, कौन सा सेट ऑफ रूल्स? SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है के जरिए से ये असूल हैं, ये वो रूल हैं, ठीक है जी। तो यहां पर जो है होस्ट, डिफरेंट होस्ट पर जो है, जैसे फॉर एग्जांपल मेल जब आप करते हो तो मेल का क्या तरीका होता है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जीमेल खोल लिया, जीमेल खोलकर मैंने कंपोज ईमेल के ऊपर क्लिक किया, मैंने ईमेल लिखी, ईमेल लिखकर मैंने वो एड्रेस लिखा जिस पर वो मैंने भेजनी है। अब ये मैं कौन हूं जी? मैं यूजर हूं, ठीक है जी। और जी जिस एप्लीकेशन पर मैं वो मेल लिख रहा हूं, दैट एप्लीकेशन इज क्लाइंट। और फिर जो जहां पर ये मेरी मेल जहां से होकर जाएगी, दरमियानी जो जगह है, दैट इज कॉल्ड सर्वर, ठीक है जी। मैं कौन हूं जी? यूजर हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूं, हॉटमेल कब आई है जी?
1996 में। किसने बनाई है जी हॉटमेल? कबीर भाटिया ने बनाई है। हॉटमेल इज अ ईमेल सर्वर। हॉटमेल एक ब्राउजर भी है, हॉटमेल एक ब्राउजर भी है, इसके अलावा हॉटमेल एक ईमेल सर्वर भी है। लेकिन उसका क्लाइंट कौन सा है? उसका क्लाइंट है आउटलुक एक्सप्रेस। उसकी क्लाइंट एप्लीकेशन ये है। हॉटमेल सर्वर की क्लाइंट एप्लीकेशन ये है। तो यूजर ने क्या किया? आउटलुक एक्सप्रेस पर अपनी ईमेल को कंपोज किया और ये ईमेल थ्रू सर्वर कहां पर पहुंचेगी जी? रिसीवर के पास। और ये यूजर जो है, इट मीन ये सेंडर बन गया। कोई मसला? अब रिसीवर के एंड पर जो सर्वर के साथ इंटरेक्ट कर रही है वो कौन सी है जी? POP3। और ये सर्वर के साथ साथ कनेक्ट करने के साथ साथ IMAP क्या कर रही है? सिंक कर रही है। मतलब कि हाँ भाई, ईमेल जिसको पहुंचनी थी पहुंच गई है, हाँ जी पहुंच गई है, चलो अब मैं सर्वर से ओके कर दूं, खत्म कर दूं, मेरी सर्वर की स्पेस थोड़ी हल्की हो जाएगी, हाँ भी कर दो। यानी सिंक भी कर रही है साथ में, और साथ में जो है वो रिसीव करने का प्रोसेस भी कर रही है। कौन सा प्रोटोकॉल ये वाले काम कर रहा है? IMAP कर रहा है। POP3 क्या कर रहा था? सिर्फ भेजने का। तो अब समझ आइए बात की। और ये जो सेंड करने का काम है, ये इन दोनों के साथ मिलकर करवा रहा होता है। क्योंकि अब देखो, सेंड अब ये फिर वेरीफाई करेगा SMTP POP3 और IMAP के जरिए से वेरीफाई करेगा कि क्या रिसीवर को वो मिल गई है। तो सिंक का मतलब ये भी है कि इन दोनों को SMTP इनके साथ मिलकर काम करेगा। ठीक है। SMTP नंबर 1 सिर्फ उस वक्त एक्टिव होता है जब मेल सेंड की जाती है। फिर ये क्या है जी? ये बुनियादी तौर पर एक लिंक है बिटवीन POP3 और IMAP के दरमियान, मिलकर जो है इनको काम करने के लिए जो रूल है, जो स्टैंडर्ड है कि ये दोनों मिलकर किस तरीके से रिसीवर तक मेल पहुंचानी है, ये जो है इनको कौन इनकी वर्किंग को ओके करता है? तो SMT। तो ईमेल का रूल समझ आ गया? ईमेल के अंदर क्लाइंट क्या होता है ये समझ आ गया? जैसे फॉर एग्जांपल जीमेल, जीमेल आपके पास एक क्लाइंट भी है, उसके अलावा जीमेल एक सर्वर भी है। जीमेल सर्वर को कहते हैं जीमेल सर्वर। इसी तरीके से जो है आपका याहू सर्वर, याहू सर्वर भी है और याहू क्लाइंट भी है। क्लाइंट एप्लीकेशन भी का नाम भी क्या है? याहू। और उसके सर्वर का नाम क्या है? गूगल के क्लाइंट का नाम क्या है? जीमेल। और उसके सर्वर का क्या नाम है? ठीक है। और हॉटमेल के सर्वर का नाम क्या है? लेकिन उसके क्लाइंट का नाम क्या है? यानी क्लाइंट एंड सर्वर समझ आ गया? सर्वर क्या होती है? जहां पर आपका ये सारा डेटा जो है वो स्टोर हो रहा होता है। ठीक हो गया जी? अब ये आपको उसके ये रूल्स होते हैं ईमेल के, और ये 3 प्रोटोकॉल हैं, ये स्टैंडर्ड हैं, ये प्रोसीजर्स हैं जिसके जरिए से ये सारा मामला हो रहा होता है। और ईमेल क्या होता है जी? इसके अंदर यूजर नेम और डोमेन नेम, वो आपको पता चल गया। अब इसमें आउटबॉक्स और सेंट आइटम्स के अंदर क्या फर्क होता है? आउटबॉक्स और सेंट आइटम्स में क्या फर्क होता है? आउटबॉक्स भी एक फोल्डर है और सेंट आइटम भी आपका एक फोल्डर है। जब आप कोई ईमेल सेंड करते हो, जब आप कोई ईमेल सेंड करते हो तो वो ईमेल कहां पर जाती है? पेंडिंग या अनसेंड ईमेल पहले कहां पर जाती हैं? आउटबॉक्स में। ये एक बफर है, ये एक स्पेस है। यानी फिर लेकिन फॉर एग्जांपल यूजर को मिल गई, जैसे ही यूजर को मिलती है आउटबॉक्स से खत्म हो जाती है।
लेकिन अगर यूजर को नहीं मिली, पेंडिंग हो गई, यूजर का कुछ मामला है और ये ईमेल ना जा सकी, तो ये ईमेल कहां पर पड़ी होगी? आउटबॉक्स में। आउटबॉक्स इज अ पेंडिंग और अनयूज्ड ईमेल जो हैं, अनसेंड ईमेल जो हैं, वो उसकी फोल्डर कौन सा है ईमेल के अंदर? आउटबॉक्स। और सेंट आइटम कहां, सेंट आइटम्स का फोल्डर कहां है? जहां पर सेंट हो चुकी होती है, सेंट पास्ट फॉर्म है, ठीक है जी, सेंट हो गई, जब डबल टिक हो गया, रिसीव हो गई, तो फिर यहां से गायब हो जाएगा। फिर उसके बाद जंक, या आपका एक और होता है स्पैम। यहां पर क्या होती हैं जी? जंक या स्पैम, ये बिल्कुल सेम है, ठीक है जी। इन दोनों में क्या, कहां कौन सी ईमेल होती हैं जी? सेम, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है। इनको हम अनसॉलिसिटेड जो ईमेल्स होती हैं, जैसे यानी कोई फॉर एग्जांपल आपका जी गूगल की तरफ से 10 लाख निकला है, तो गूगल ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा कि भाई ये एक इलीगल सा फजूल सा ऐसे मैसेज है, ठीक है, तो वो कहां पर इसको डाल देगा? या जंक के फोल्डर में डाल देगा या स्पैम के फोल्डर में डाल। और थ्रैश का फोल्डर क्या होता है जी? रिलेटेड आइटम्स इसके। तो ये आपसे इस तरीके से वो मजीद भी ईमेल के अंदर जा सकता है, जो कल हमारी चीजें ईमेल के हवाले से रह गई थी, ठीक है जी, जो ईमेल के हवाले से यानी हमारी रह गई थी। बाकी ईमेल आपको कि भाई ईमेल के ये प्रोटोकॉल और ईमेल का आ, वो हिस्ट्री आपने देख ली। फिर उसके बाद ईमेल एड्रेस जो है कंसिस्ट ऑफ यूजर नेम एंड डोमेन नेम, ठीक है जी, ईमेल के अंदर। और जो है सीसी इज एन एब्रीविएशन ऑफ, बीसीसी इज एन एब्रीविएशन ऑफ ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है जी, कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और ईमेल कैन नॉट बी सेंट विदाउट रिसीवर एड्रेस, गॉट इट। तो ये सारा का सारा चीजें आपको ईमेल के हवाले से पता चल गई। अब हमारा इस फंडामेंटल के हवाले से आखिरी टॉपिक, यानी 700 सवाल फिर आप जब पढ़ोगे और आपका ये फाइनल हो जाएगा, फिर आपको दिल में सुकून रखना है। यानी ये एक बड़ा, क्योंकि आप कंप्यूटर के अंदर आपकी इतनी एक्सपर्टीज नहीं है, तो आपको असल में आइडिया नहीं, आपकी गलती नहीं है कि आप इधर उधर देखते हो, आप ठीक देखते हो कि यार ऐसा ना हो कि कुछ रह गया हो, और फिर आपको उसी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर कोई बता देता है कि भाई एग्जाम बेटा करनी है, पाक एमसीक्यूज करनी है, कोई यूट्यूब चैनल करने हैं, और फिर क्या करते हो आप? इस डेटा को वो वैल्यू नहीं देते जो देनी चाहिए थी, और डेटा का अंबार लगा लेते हो, ना ये पक्का होता है ना वो पक्का होता है, और फिर पेपर में जाते हो और बिटवीन टू माइंड्स में रहते हुए सारे सवाल अटेम्प्ट कर रहे होते हो, उनमें से कुछ तुक्के लग जाते हैं, कुछ गलत हो जाते हैं। हाँ यार इसका ये पढ़ा था, ये यार ये पढ़े हुए सारे लग रहे होते हैं, पक्का कोई भी नहीं होता। तो मेक श्योर करें कि इन लेक्चर्स के थ्रू ये 700 सवालों को ही बार बार रिवाइज करें और लेक्चर्स को माइंड में रखें, ठीक है। बोर हो रहे हो एक इंटरफेस से, अगर कैप्सूल पढ़ पढ़ के बोर हो गए हैं तो ये लेक्चर सुन लें दोबारा, ठीक है। लेक्चर सुन सुनकर बोर हो गए हैं तो रिवीजन की यही स्ट्रेटेजी होगी, एक बार इसको पक्का कर लें, फिर उसके बाद रिवीजन के लिए ये 2 टेक्निक, और साथ में अगर फिर बोर हो गए हैं तो आईबीएस के दिए हुए टेस्ट अटेम्प्ट कर लें, ठीक है जी। फिर और बोर हो गए तो फिर आपकी मर्जी। अच्छा, अब जी, अब हमारा एक बड़ा अहम टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क सिक्योरिटी। आजकल आपको पता है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई वायरस, वायरस इज अ प्रोग्राम। ये भी क्या होता है? ये भी एक प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम बुनियादी तौर पर क्या होता है? प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं टू डू सम या स्पेसिफिक टास्क, प्रोग्राम। फिर उसके बाद मालवेयर क्या होता है? मालवेयर इज अ सॉफ्टवेयर। मालवेयर क्या होता है जी? मालवेयर और वायरस के अंदर डिफरेंस समझ आया? वायरस इज अ प्रोग्राम, मालवेयर इज अ सॉफ्टवेयर। यानी मालवेयर के अंदर सारे वायरसेस आते हैं,
अब सबसे पहले वायरस को हमने कैटेगराइज करना है। वायरस भाई क्या होता है? वायरस आपके कंप्यूटर के अंदर भी आ सकता है। कैसे जी? आपने इसको ऑब्जर्व भी किया होगा खुद, आपकी फाइल्स को इन्फेक्ट करता है जी, या इन्फेक्टेड फाइल्स में लिख देता हूं। आपके कंप्यूटर के अंदर इन्फेक्टेड फाइल्स के थ्रू आपके कंप्यूटर को जो है डिसरप्ट करता है। और क्या कर सकता है? आपके बूट सेक्टर को कर सकता है, और इसको क्या कहेंगे? बूट सेक्टर वायरस। आपकी किसी फाइल को करप्ट कर सकता है, उसे कहेंगे फाइल सेक्टर वायरस। ठीक है। फिर इस तरीके से आपके कंप्यूटर के अंदर ये किसी भी फाइल्स के जरिए से, या आपने यूएसबी लगाई है और उस यूएसबी के अंदर वायरस था, इस तरीके से भी आपके कंप्यूटर के अंदर आ सकता है। यूएसबी के थ्रू भी आ सकता है, यूएसबी के थ्रू भी आपके कंप्यूटर में आता है, और उसके थ्रू भी आता है, आपके किसी इन्फेक्टेड फाइल्स के थ्रू भी आपके वायरस आ जाता है। और वायरस जो है आपके इंटरनेट के थ्रू भी आ जाता है। फिर उसके बाद वायरस आपके ईमेल के थ्रू भी आ जाता है। ये तीन वो जराए हैं कि जो आपको, जिनके अंदर वायरस हो सकता है। कंप्यूटर के अंदर क्या होता है जी? बूट सेक्टर को डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है जी। और भी इसकी क्या टाइप्स हो सकती हैं? या आपके किसी फाइल्स को डिस्टर्ब कर सकता है, आपके किसी सॉफ्टवेयर को डिस्टर्ब कर सकता है। तो ये काम वो कंप्यूटर का वायरस जो है वो कर सकता है। फिर उसके बाद जी इंटरनेट का जो वायरस होता है, ये बुनियादी तौर पर वॉर्म होते हैं। वॉर्म, वॉर्म क्या होता है जी? राइट वंस रीड मैनी। वॉर्म, वॉर्म क्या होता है जी? राइट वंस रीड। ये सवाल भी आया हुआ है। बाद औक़ात आपने देखा होगा, आप कंप्यूटर पे बैठते हो, एक फाइल खुद ब खुद खुल जाती है, आप उसे बंद करते हो, फिर दोबारा खुल जाती है, दोबारा बार 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 खुलती रहती है, आपको कुछ और नहीं करने देती, आप कहीं और क्लिक नहीं कर पा रहे होते। तो ये दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वॉर्म। वो क्या होता है जी? वॉर्म होता है। फिर उसके बाद ईमेल के थ्रू आपको जो वायरस मिल सकता है, वो क्या होता है जी? बल्क अनसॉलिसिटेटेड ईमेल। आप ईमेल अपना यूज करना चाह रहे हो, मेल आई जा रही है, 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 आप मेल को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। तो 3 लेवल पर आपकी ये वायरस जो है वो हो सकते हैं। अब इसमें सबसे जो पाकिस्तान के अंदर लाहौर में, पाकिस्तान में लाहौर में 2 ब्रदर्स जो है, बासित और अमजद, इन्होंने कौन सा वायरस बनाया था जी? ब्रेन वायरस। ठीक है। अब इसमें ये 4-5 सवाल बन जाएंगे। लाहौर में पाकिस्तान के अंदर तो ये वायरस जो है, फिर इसके अलावा जैसे रशिया ने बनाया था एक डॉस वायरस, यूएसएसआर ने, डिनायल ऑफ सर्विस। डिनायल ऑफ सर्विस में डॉस या मेलिसा या आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू बार बार पॉप अप हो रहा है। अब इसमें होता क्या है? इसमें ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल गूगल का सर्वर है या इंटरनेट का सर्वर है, इंटरनेट का सर्वर है, उस पर इतनी रिक्वेस्ट भेज दी जाए जिनको वो मैनेज ही नहीं कर सकता। यानी बॉट के जरिए से इतनी सारी रिक्वेस्ट भेज दी जाए, जनरेट कर दी जाए, जिस उस सर्वर के अंदर जिसकी कैपेसिटी ही ना हो। तो फिर इवेंचुअली क्या होगा? डिनायल ऑफ सर्विस। ठीक है जी। फिर इसके अंदर डी डॉस भी आया था, डबल डिनायल ऑफ सर्विस। ठीक है, एक हैवियर किस्म का अटैक था। तो इस तरह के अटैक्स होते हैं। अटैक्स यानी सर्वर पर भी किए जाते हैं, और जो है
इंडिविजुअली भी किए जाते हैं। तो सर्वर पर जो अटैक किए जाते हैं वो मैंने आपको बताए हैं कि भाई राइट वंस रीड मैनी, ये सर्वर पर भी होता है, यूजर को भी कर दिया जाता है। फिर उसके बाद ये तो पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर होते हैं जी, कि आपकी बूट फाइल्स को जो है डिस्टर्ब कर दिया, या सर्वर पर भी हो सकते हैं इनफैक्ट आपकी फाइल्स को इन्फेक्ट कर दिया। ठीक है जी। तो अभी पीपीएससी के अंदर जो लीकेज का मामला हुआ था वो 2019 के अंदर, तो उसमें मामला क्या था? मामला ये था कि यूएसबी लगाई गई उस कंप्यूटर के अंदर जहां से पेपर बनता था। तो इस चीज के ऊपर एतराज हुआ कि भाई इसकी नेटवर्क सिक्योरिटी क्या थी आपकी कंप्यूटर की? यानी जो अच्छा नेटवर्क होगा वहां पर रिकॉर्ड हो रहा होगा, वहां पर लॉग जनरेट हो रहा होगा, हिस्ट्री डेवलप हो रही होगी, इतने बजकर इतने मिनट पर इतने सेकंड पर यूएसबी लगी है। ठीक है। और फिर अच्छे सिस्टम्स के अंदर जहां पर सिक्रेसी या प्राइवेसी का ख्याल रखना हो, वो ये उसकी एक्टिविटी को भी स्टोर कर लेते हैं कि इस दरमियान ये एक्टिविटी हुई है। एक ना सिर्फ डिटेक्ट करते हैं बल्कि एक्टिविटी को स्टोर भी कर लेते हैं। तो इसी चीज का था कि भाई ठीक है जी लीक हो रहा था लेकिन वो डिटेक्ट ही नहीं हो रहा था और कोई उसको हाईलाइट ही नहीं कर रहा था। ठीक है। लेकिन बाद में अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गया मामला सारा। अब तो उन्होंने वो सिस्टम बड़ा बेहतर कर दिया, बहुत जबरदस्त हो गया, बहुत अच्छा, और बहुत नेटवर्क सिक्योरिटी के भी बहुत जबरदस्त किस्म के एलिमेंट्स उसके अंदर ऐड किए गए। तो अब ये बल्क ईमेल, ये ईमेल के लेवल पर भी होता है, इंटरनेट के लेवल पर भी होता है और कंप्यूटर के लेवल पर भी होता है। फिर उसके अंदर एक ऐसे भी अब इसमें कुछ जो साइबर, अब इससे बचते कैसे हैं ऐसे हम? एंटीवायरस ये वाली चीजों से आपको बचा लेगा। एंटीवायरस क्या करेगा जी? आपको इन चीजों से एंटीवायरस बचा लेगा। और एंटीवायरस कौन कौन से होते हैं? एवीजी, कैस्परस्काई, मैकेफे, ठीक है जी, नॉर्ड, ये एंटीवायरसेस जो है की मिसालें हैं। ठीक हो गया जी। तो वायरस आपको समझ आया। फिर उसके बाद ये होता है जी वायरस आपका। फिर इसके अंदर वायरस की अब टाइप्स क्या हो सकती हैं? एक तो मैंने बताया कि भाई ये मालवेयर है, डिफरेंट कैटेगरी। अब मालवेयर सिर्फ और सिर्फ ये नहीं हो सकता, मालवेयर ट्रोजन हॉर्स भी हो सकता है। अब ये ट्रोजन हॉर्स, अगर किसी ने ट्रॉय मूवी देखी है तो उसको आइडिया होगा। अब वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं उसका सीन। ट्रोजन हॉर्स में असल में जो ग्रीस था, ग्रीस और जो ग्रीस के अंदर एथेंस और स्पार्टा जो थे वो आपस में लड़ रहे थे। ठीक है जी। एथेंस और स्पार्टा की लड़ाई हो रही थी, आपस की लड़ाई। ग्रीस का एक बादशाह था एगमेमनॉन, और वो पता करना चाहता था सारे के सारे ग्रीस को, अपने उसकी ऊपर पूरी के ऊपर अपनी हुकूमत करना चाहता था। तो उसमें ट्रॉय जो है ना एक बहुत बड़ी रुकावट था। अब ट्रॉय के ऊपर अटैक किया। ट्रॉय एक अनडिफिटेड, एक बहुत ही सिक्योर्ड, एक किले नुमा जो है वो शहर था ट्रॉय। तो अब क्या हुआ जी? ट्रॉय के ऊपर फौजें खड़ी रही खड़ी रही खड़ी रही, 6 महीने का सीज हो गया और फौज बहुत ज्यादा थक गई। अब वो वापसी का प्लान बना रहे थे, तो उन्हीं में से चंद एक फौजी थे जिसमें एक बहुत मशहूर करेक्टर है एक्केलीस। ये असल में एक फेमस ग्रीक पोएट हैं जिनका नाम है होमर। उनसे मंसूब की जाती है इलियाड और ओडेसे, 2 पोएम्स हैं, उसके अंदर ये पूरी की पूरी स्टोरी बयान की गई है। तो ये उसके अंदर एक्केलीस जो था एक बड़ा ही जो है करिज्मेटिक करेक्टर था, बहुत ही वॉरियर टाइप का करेक्टर था। तो उसने और उसके सिपाहियों ने एक प्लान बनाया। उन्होंने एक हॉर्स बनाया, एक घोड़ा लकड़ी का बहुत बड़ा, और उसके अंदर घोड़े के अंदर वो और उसके जो ममडियंस जो थे, उसके जांबाज जो सिपाही थे, वो सारे के सारे उसके अंदर छुप गए उस घोड़े के अंदर, और बाकी सारा का सारा जो है वो चली गई फौज। अब ट्रॉय वालों ने देखा कि सारा लश्कर चला गया, वो खुश हो गए कि हमारा शहर, हमारा
जो है इलाका बच गया, हमारा इलाका बच गया। बड़े खुश हो गए वो। तो उन्होंने बाहर आकर देखा, उन्होंने देखा तो एक घोड़ा खड़ा है बहुत बड़ा। उन्होंने कहा ये क्या है? उन्होंने कहा कि ये जो है ना इतना बड़ा घोड़ा उस वक्त एक्सपेक्ट नहीं किया जाता था कि भाई लोग बना सकते हैं, इतना बड़ा वो साइज का था। उन्होंने कहा कि उनके जो सुपरस्टिशियस किस्म के लोग थे, उन्होंने कहा ये तो अपोलो की तरफ से गिफ्ट है ट्रॉय को, और ये तो जो है हमारे लिए ब्लेसिंग है, हमें ये लेके जाना चाहिए ट्रॉय के अंदर। उनका जो प्रिंस था, जो हेलन, एक उनकी जो मलका थी, उससे बहुत एक जिसकी वजह से ये सारा कॉन्फ्लिक्ट राइज हुआ था, उसके प्रिंस ने कहा इसको आग लगा दो, ये मुझे कर्स लग रही है। लेकिन उसके जो सुपरस्टिशियस लोग थे वहां पर उनका गलबा था, सुपरस्टिशन का बहुत ज्यादा गलबा था। तो जो लोग उधर के वाइज लोग थे उन्होंने कहा कि इसको लेकर चलो। तो वो उस ट्रोजन हॉर्स को उन्होंने समझा ये तो ट्रॉय को गिफ्ट मिला है जी, हॉर्स को ले गए। असल में वो क्या था? असल में तो वो दिस गाइज इलेजिटिमेट सॉफ्टवेयर था। डिसगाइज्ड इलेजिटिमेट सॉफ्टवेयर था। डिसगाइज्ड, उन्होंने आइडेंटिटी डिसगाइज की, धोखा दिया। अब बाद का तो आपको होता है फ्री डाउनलोड करें जी सॉफ्टवेयर, आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, ओ यार ये तो क्या नहीं हुआ। तो वो सॉफ्टवेयर, उसमें आप कौन सा वायरस करते हो? वो ट्रोजन हॉर्स वायरस होता है। वो आपकी क्रेडेंशियल्स, आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की कोशिश होती है, और दैट इज अ टाइप ऑफ ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स डिसगाइज इलेजिटिमेट सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर के अंदर आया जाता है। कैसे आया जाता है? आपके कंप्यूटर के अंदर घुसा जाता है, आपको ऑफर की जाती है ये लो जी फ्री सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल कोई एमएस ऑफिस यूज करना चाहता है, वो देखता है एमएस ऑफिस हर जगह पैसों का मिल रहा है, वो अब लिखता है जी फ्री एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर। वहां पर जो है होता है कि हाँ जी कर लो। तो लेकिन वो जो है बाद में देखता है कि वो सॉफ्टवेयर होता नहीं है, बस वहां पर वो चलता रहता है कि जी ये कर लो। अब जो है अगर आप यहां पर चले जाओ तो फिर ये कर लो। उसमें बाद औकात होता है कि रैनसमवेयर भी होता है बाद औकात। रैनसमवेयर क्या? रैनसमवेयर वो बाद औकात रैनसमवेयर की भी होती है। रैनसमवेयर बुनियादी तौर पर क्या होता है कि आपने वो सॉफ्टवेयर किया, उसके ऊपर क्या हुआ जी कि इसके अंदर की है जी इनक्रिप्टेड है। आपके आपके कंप्यूटर में आप खोलोगे, डबल क्लिक करोगे, एक पूरी फाइल इंस्टॉल हो जाएगी, आप खुश हो जाओगे मेरा सॉफ्टवेयर हो रहा है। यानी बड़ा आपने तंग होकर बड़े मुश्किल से आपने एक सॉफ्टवेयर ढूंढा, ठीक है जी, वो इंस्टॉल हो गया। अब सारा कुछ इंस्टॉल हुआ है, उसके बाद जी आपने जो है ना उसका भाई अब इसका मैंने पैच करना है जी, पैच के ऊपर क्लिक किया, के ऊपर तो पासवर्ड लगा हुआ है। अब पासवर्ड वाली चीज जो है वो खुद ब खुद आपको एक लिंक पर ले जाएगी, और वहां पर लिंक और आपको बताया जाएगा कि भाई ये सर्वे है, ये सर्वे करो, आप इन सवालों के जवाब दो। इससे आपका पैटर्न देखने की कोशिश की जाएगी, और फिर फाइनली आपको उस बात पर लेकर जाएगा $25 दो, काम हो वेरी हो। तो ये पैसे लेने की भी एक रैंसम, और इस तरह से पैसे लेने की जो कोशिश होती है दैट इज कॉल्ड रैंसमवेयर। ठीक है, रैंसम किसे कहते हैं? तावान को। ठीक है जी। फिर उसके बाद ये रैंसम जो है, फिर उसके बाद आपके साथ क्या हो सकता है जी? आपके साथ फिशिंग, एक होता है फ्लैमिंग। फ्लैमिंग क्या होता है जी? फ्लैमिंग भी बुनियादी तौर पर एक एग्नोस्टिक या एंगर रिलेटेड मैसेजेस या कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं जी? हम फ्लैमिंग कहते हैं, डबल एम है, फ्लैमिंग। ठीक है जी। अब इसमें होता है जी एक और चक्कर होता है दैट इज कॉल्ड फिशिंग। फिशिंग और स्पूफिंग, ये फिशिंग और स्पूफिंग
स्पूफिंग का मतलब क्या होता है? अब स्पूफिंग का, जैसे मैंने ट्रोजन हॉर्स का आपको एक स्टोरी सुनाई, तो मेरा ख्याल आपको कभी भी नहीं अब भूलेगा, अगर आपने मेरी गौर से सुनी होगी, कि भाई अपनी आइडेंटिटी को छुपाना, असल में तो वो फेक सॉफ्टवेयर था, लेकिन वो था जाली सॉफ्टवेयर, लेकिन असली बनने की कोशिश कर रहा था। इस तरह के सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? ट्रोजन हॉर्स। और वो जो वायरस वो लेकर आ रहा होता है, दैट इज कॉल्ड अ ट्रोजन हॉर्स। कि भाई आपके कंप्यूटर के अंदर ट्रोजन हॉर्स आ गया है एक किस्म का, जैसे वो ब्लेसिंग समझ कर ले गए, आप भी ब्लेसिंग समझ रहे हो उस सॉफ्टवेयर को, आप भी उस सॉफ्टवेयर को क्या समझ रहे हो कि ये मेरा मसला हल कर देगा, हालांकि वो क्या है? वो तो ट्रोजन हॉर्स है। जैसे ही वो हॉर्स उनके ट्रॉय के कबाइल के अंदर, कबीले के अंदर गया, उसमें से रात को जैसे ही हुई, उन्होंने जो है वो निकल कर, क्योंकि किले के दरवाजे नहीं खुल रहे थे, वो निकल कर उन्होंने पूरे शहर को जला दिया और शहर कब्जा में कर लिया। वो शहर जो 6 महीने से पता नहीं हो रहा था, ट्रोजन हॉर्स के जरिए से पता हो गया। ठीक है, यानी एक बार एंट्री आपकी मिल गई, फिर वो आपके कंप्यूटर की एक्सेस, ये सारी चीजें जो भी वो करना चाहता है वो कर सकता है। समझ आइए? तो इलेजिटिमेट सॉफ्टवेयर के जरिए से भी ये किया जा सकता है। फिर उसके बाद जी, रैंसमवेयर की भी मैंने आपको बताई है कि भाई आपसे पैसों की डिमांड की जाए कि भाई ये कर दो तो ये हो जाएगा, ये कर दो तो ये हो जाएगा, तो इस तरीके से। फिर उसके बाद स्पूफिंग और फिशिंग। अब जैसे ट्रोजन हॉर्स का आपको मतलब समझ आ गया, आपका मामला हल हो गया। इसका मतलब होता है कि कंसील आइडेंटिटी shows as trusted पर्सन। ठीक है, कंसील आइडेंटिटी शोज एज, प्रूफ का मतलब क्या है? प्रूफ का मतलब है कि भाई आइडेंटिटी को छुपा लेना। जैसे फॉर एग्जांपल आपको जो है किसी, इसमें अब स्पूफिंग स्पूफिंग बुनियादी तौर पर आईपी की स्पूफिंग भी हो सकती है। कोई पाकिस्तान का आईपी एड्रेस चेंज करके आपको कहे मैं पाकिस्तान से बात कर रहा हूं, आप कंप्यूटर के अंदर एक्सपर्ट भी हो, आपने उसका आईपी चेक किया, हाँ पाकिस्तान का यार, कोई अपने आईपी को छुपा रहा है तो दैट स्पूफिंग विल बी आईपी स्पूफिंग। कोई आपको कॉल कर रहा है और उसने मास्क लगा दिया अपने नंबर पर और एक डिफरेंट नंबर, तो इसे कहेंगे कॉलर आईडी स्पूफिंग। कॉलर आईडी स्पूफिंग, जैसे आईएसआई या एजेंसीज जो हैं या आईबी जो है, ये बाद औक़ात प्राइवेट नंबर से कॉल कर रहे होते हैं, इट मींस दे आर स्पूफिंग देयर नंबर। अपने नंबर की जगह पर क्या लिख रहे हैं? प्राइवेट नंबर। दिस इज कॉल्ड स्पूफिंग। इसी तरीके से ईमेल एड्रेस की स्पूफिंग भी हो सकती है, और दैट विल बी अ ईमेल स्पूफिंग। ठीक है जी। अब ईमेल की भी स्पूफिंग हो सकती है। अब ये आप लिख लेना, ये आपसे ऐसे पूछेगा जी, ईमेल, कॉलर, और तीसरी आईपी। या मैक एड्रेस की स्पूफिंग भी हो सकती है, मैक एड्रेस की स्पूफिंग भी हो सकती है। और ये स्पूफिंग करके किया क्या जाता है जी? स्पूफिंग करके अपने आप को शो किया जाता है आपका ट्रस्टेड बंदा, और फिर आपसे आपके क्रेडेंशियल्स लिए जाते हैं, आपका बैंक का पासवर्ड, आपका ऐप का पासवर्ड, आपके कंप्यूटर का पासवर्ड, और ये बुनियादी तौर पर पैसा आपके अकाउंट से लेने की, या आपका कोई ऐसा सिक्रेसी वाला डाटा छीनने की या चुराने की कोशिश होती। ठीक है जी। अब ये भी क्या होता है जी? ये भी ट्रिकिंग अ पर्सन टू steal his or her credentials। ये हमने ज़माना जहलियत में बहुत काम किए हैं। ठीक है जी। तो ट्रेकिंग यूनिवर्सिटी में आप लोगों ने, जो लोग कंप्यूटर के रेलेवेंट होंगे, तो वो एक हम पेज सा HTML कर एक पेज सा बनाकर, ठीक है जी, और उसके ऊपर सारा वो करके, तो वहां पर किसी को कहना अपना ईमेल आईडी यहाँ पर खोल दे, तो वो देखता है, वो उसको सारा ईमेल का पेज नजर आ रहा होता है, सारा ईमेल का पेज उसे नजर आ रहा है जैसे ईमेल होती है। वो बेचारा अपना उधर ईमेल लिखेगा, लेकिन उसका सारा का सारा डेटा आपके पास बैकग्राउंड में होता है। ठीक है, तो आप उसका ईमेल और पासवर्ड आपको पता चल जाता है। तो इसमें क्या होता है? बाय स्पेसिफिक वेबसाइट,
या कोई ईमेल आपको भेजेंगे, आप उस ईमेल पर क्लिक करोगे या उस ईमेल के थ्रू आप पर्सन को ट्रिक करते हो रिवील करने के लिए, स्टील करने के लिए उसकी क्रेडेंशियल्स। वो उसका पासवर्ड भी हो सकता है, वो उसके बैंक की भी चीज होती है। तो फिशिंग आपको समझ आ गई है। और स्पूफिंग में आप ट्रस्टेड पर्सन बन रहे होते हो और फिशिंग में आप ट्रिक कर रहे होते हो उसको, आप उसे घेर कर लेकर जा रहे होते हो। अब जो है ये सारे के सारे मामले आपने देखे हैं कि ये इंटरनेट के रेलेवेंट है। तो ये सारी चीजें समझ आ गई हैं, यही मैक्सिमम आ सकता है। अब इसके लिए आपका इनसे बचने का क्या तरीका है? जैसे इससे तो बचने का एंटीवायरस है, तो इससे बचने का क्या तरीका है जी? इससे बचने का तरीका जो है आपका फायर, एक तो फायरवॉल। फायरवॉल क्या होती है जी? फायरवॉल अभी पाकिस्तान में जो है फायरवॉल फायरवॉल बहुत ज्यादा पिछले अरसा चल रही थी फायरवॉल, ठीक है जी। फायरवॉल बुनियादी तौर पर होती क्या है? फायरवॉल बुनियादी तौर पर एक वॉल है यूजर के दरमियान और जो उसको हैक कर रहा है उसके दरमियान। आप एक का क्या बना देते हो? वॉल बना देते हो। अब फायरवॉल में आप क्या करते हो जी? ये आपको प्रोवाइड क्या करता है? इंटरनेट सिक्योरिटी। इंटरनेट सिक्योरिटी कैसे? फायरवॉल कैसे प्रोवाइड करता है जी? आपको एक तो ऑथेंटिकेशन के जरिए से, ऑथेंटिकेशन के जरिए से। ऑथेंटिकेशन क्या होती है जी? यूजर नेम प्लस पासवर्ड। आपने, कहने का मकसद है आपको रेकमेंड किया जाता है फायरवॉल के थ्रू। और फायरवॉल वैसे ऑटोमेटिकली भी जो इस तरह की कोई मलिशियस एक्टिविटी है उसको ब्लॉक कर रही होती है, जो जो इंटरनेट के थ्रू आ रही है। एंटीवायरस क्या कर रहा है? एंटीवायरस बुनियादी तौर पर आपके कंप्यूटर की प्रोटेक्शन कर रहा है। फायरवॉल आपको इंटरनेट से मिलने वाले वायरस के लिए जो है वो बचा रहा है, ठीक है। तो ये फायरवॉल में क्या करते जी? ये जिन यूट्यूब चैनल्स को रोकना चाहते थे या जिन लिंक्स को रोकना चाहते थे उनको उस कैटेगरी में डाल देते, वो ब्लॉक हो जाते हैं हमारे पाकिस्तानी यूजर्स के लिए। तो ये इस तरह की फायरवॉल इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही थी पिछले दिनों, ठीक है। तो वो हो नहीं सकी क्योंकि बहुत ही कुछ के अंदर असल में जो इंटरनेट का ये वेब का जो बानी था, आज आप देख लो कभी भी आप वेब को सिक्योर नहीं कर सकते। ये इनेबलर, ये सनी अली, ये जितने भी वेब पर कोर्स लोग बेच रहे हैं उन सबको खुद को भी पता होगा वेब पर आपका कंटेंट कभी भी सेव नहीं हो सकता। मैं क्यों वेब पर नहीं गया? क्योंकि मैं कंप्यूटर का जानने वाला हूं। क्योंकि वेब की फाउंडेशन ही वो नहीं है। वेब पर आप मल्टीपल लेयर सिक्योरिटी कर सकते हो लेकिन दैट विल बी ब्रीच्ड बाय अ थर्ड पार्टी। यानी आप थर्ड पार्टी को उधर रोक नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल मैंने वीडियो लगा दी, मैंने उस वीडियो को यूजर नेम दे दिया कि भाई यूजर नेम के जरिए आओगे, कि भाई यूजर नेम, फिर मैंने कहा जी एनएसई के जरिए आओगे, ठीक है जी। अब कहने का मकसद है मैंने यहां तक तो मैं रिस्ट्रिक्ट कर लिया, लेकिन अब मैं उस वीडियो को डाउनलोड करने से नहीं रोक सकता, नहीं है मैकेनिज्म। ये बेशक एलएमएस का, ये वर्ड टाइम्स वाले इन्होंने अपना एलएमएस जनरेट किया था, कंप्रोमाइज था, सारी वीडियोस उनकी डाउनलोड होगी। वेब पर क्यों? वेब की फाउंडेशन टिम बर्नर ली ने वो बनाई क्यों थी? ताकि सारे डाटा शेयर कर सकें। उसने रोकने का सोचा ही नहीं था। अगर कोई चीज उस बुनियादों पर, यानी पूरी वेब की आपको चीजें शुरू से तब्दील करनी पड़ेगी, पूरी दोबारा वेब डेवलप करनी पड़ेगी। अब इसके अंदर इतने यूजर्स आ चुके हैं कि दैट इज एन इम्पॉसिबल टास्क। तो इसलिए वेब पर डेटा आपका जो वीडियो डाटा है, हाँ एक लेवल तक सिक्योर हो सकता है, डाउनलोड से आप नहीं रोक। आपको थोड़ा मैं इंटरनेट के हवाले से थोड़ी सी आपको मैंने वो अवेयरनेस दी कि भाई आप अगर कोई वीडियो कंटेंट बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप उसे नहीं रोक सकते, ठीक है। वो दैट कैन बी डाउनलोडेड।
दैट कैन बी स्टोर्ड, दैट कैन बी रिकॉर्डेड। ठीक है जी, तो वो हो सकता है। तो इसके लिए बेहतरीन, अब एंड्रॉइड क्योंकि 2008 में आया, एंड्रॉइड के टाइम पर उसकी फाउंडेशन ही इस तरीके से बिल्ड हुई है कि उसमें सिक्योरिटी का और कमर्शलाइजेशन के एस्पेक्ट को रखा गया, तो उसको आप सिक्योर कर सकते हो। ऐप के अंदर आप स्क्रीनशॉट ब्लॉक कर देते हो, ऐप के अंदर आप रिकॉर्डिंग खत्म कर देते हो, ऐप के अंदर हर चीज आप कर सकते हो। ऐप आपको बहुत ही वर्सटाइल ऑप्शंस देती है और डिफरेंट ऑप्शंस। ठीक है, समझ आइए। तो फायरवॉल बुनियादी तौर पर एक तो ये है, फिर उसके बाद मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ठीक है जी, मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी होती है और मल्टीपल फैक्टर। फॉर एग्जांपल आपको चाहिए कि भाई ठीक है, आपके पास फायरवॉल भी इंस्टॉल होनी चाहिए कि आपकी कोई मलिशियस एक्टिविटी आए तो वो डिटेक्ट हो। फिर उसके बाद आपका क्या होना चाहिए, आपके पास एक प्रॉपर ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए। ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है कि यूजर नेम और पासवर्ड आपका इंटैक्ट होना चाहिए। फिर खुदा ना खास्ता आपका पासवर्ड ब्रीच हो गया तो पासवर्ड के अलावा किसी और को एक्सेस उस सूरत में मिलनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मोबाइल है, मैं इस मोबाइल पर अपना जो है वो यूज करता हूं, ठीक है जी, या सारी चीजें मैंने लॉगिन की हुई हैं। जैसे ही किसी और डिवाइस पर ये लॉगिन हो, यानी उसको मेरा पासवर्ड पता है, इट मीन के वो लॉगिन हुआ है वहां, तो सिर्फ पासवर्ड से वो ओपन ना हो बल्कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन हो। क्या, मेरे पास उसका मैसेज आए कि भाई ये खुला है, इट वॉज यू, आपको मैसेज आ रहा होता है यस इट वॉज मी। आपने अगर 2 डिवाइसेस पर ऑन करना हो अपनी आईडी, तो दैट इज कॉल्ड 2 फैक्टर जो है ऑथेंटिकेशन। तो इसमें मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी अप्लाई की जा सकती है, कोई पास की लगाई जा सकती है इसके अलावा भी। फिर उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस कोई लगाया जा सकता है, यूएसबी की लगाई जा सकती है, डिफरेंट टाइप के सिक्योरिटी कोड्स लगाए जा सकते हैं। तो मल्टीपल फैक्टर जो ऑथेंटिकेशन है वो उसके अंदर की जा सकती है। फिर इसके बाद अब इसके अंदर आपको पता है कि ये फिशिंग, स्पैमिंग और स्पूफिंग, दीज आर कॉल्ड जो है साइबर क्राइम्स। आजकल इनको अब क्या कहते हैं हम, अब इसका सवाल क्या आएगा, सवाल ऐसे आएगा ऑथेंटिकेशन इज व्हाट। आप कहोगे भाई यूजर नेम और पासवर्ड। आपको वो कहेगा कि जब आप विंडो को ऑन करते हो तो सबसे पहले कौन सा पेज आता है, ऑप्शन डी ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेशन आती है जी, आपको आता है। ठीक है जी, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल पासवर्ड नहीं लगा हुआ फिर तो नहीं आएगा। लेकिन नेचुरली आजकल ये होता है कि पासवर्ड होना चाहिए। ठीक है, अनप्रोटेक्टेड आपकी चीज नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपके कंप्यूटर के अंदर एंटीवायरस होना चाहिए। फिर उसके बाद जी फायरवॉल होनी चाहिए। ठीक है जी, फायरवॉल तो विंडोज ने खुद से दे दी है। जो भी मलिशियस एक्टिविटी होती है, जो भी चीजें होती हैं, यानी आपने देखा होगा आपके स्पैम के फोल्डर भरा हुआ होता है, खुद स्पैम कर रही होती है, तो ये फायरवॉल ही कर रही होती है। ये फायरवॉल ही ये सारा काम कर रही होती है। ठीक है जी, और फिर इसके अंदर मल्टीपल फैक्टर वो, और अगर फॉर एग्जांपल फिर भी आपके पास हो गया, आपसे इनमें से कुछ हो गया, यानी ब्रीच हो गई, आपकी सिक्योरिटी लेयर ब्रीच हो गई, तो दैट विल बी कैटेगराइज्ड एज साइबर क्राइम, और उसके लिए यू नीड साइबर सिक्योरिटी। साइबर साइबर सिक्योरिटी, समझ आइए बात की। तो साइबर क्राइम जो है, आपके पासवर्ड चुरा लेना, आपको कोई मैसेज कर रहा है तो 1991 पर आप कॉल करें, साइबर हेल्पलाइन है जो 2016 दिसंबर के अंदर स्टैब्लिश हुई थी पाकिस्तान के अंदर, साइबर हेल्पलाइन। तो वहां पर आप कॉल करें, आप अपनी यू कैन रजिस्टर योर कंप्लेंट। ठीक है, ठीक है, या अगर आपके साथ फ्लैमिंग होती है या फिशिंग हो गई है या प्रूफिंग के जरिए से आपको जो है कुछ इस तरह का आपके पास हुआ है, तो उसके खिलाफ एक प्रॉपर जो है वो कार्रवाई होती है। तो जो अब इसके साइबर क्राइम के अंदर फिर एक और कैटेगरी आती है जिसे कहते हैं साइबर वॉरफेयर।
साइबर वॉरफेयर। साइबर वॉरफेयर क्या है जी? इंस्टॉल स्पाईवेयर, ऑप्शन ए, या नंबर 1 पॉइंट। ये आपके जैसे फॉर एग्जांपल रशिया ने गूगल को नाकाम करना है या और सर्वर्स को नाकाम करना है, तो वो क्या करेगा? उनके सर्वर्स के अंदर स्पाईवेयर को क्या कर देगा? इंस्टॉल कर देगा। नंबर 2, डिस्ट्रॉय इंफ्रास्ट्रक्चर। डिस्ट्रॉय इंफ्रास्ट्रक्चर, डिस्ट्रॉय इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे आपने देखा है अभी इजराइल के अंदर वो पेजर मोबाइल वाला जो मामला हुआ है, तो वो दैट इज अ साइबर वॉरफेयर। हमास के लोगों को पेजर मोबाइल बेचे गए और उन पेजरों को क्या कर दिया गया? फाड़ दिया गया। तो डिस्ट्रॉय इंफ्रास्ट्रक्चर साइबर वॉरफेयर के अंदर। और फिर थर्ड नंबर, इंक्रीज द हार्म ऑफ एक्चुअल वॉरफेयर बाय द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। बाय द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। आपका जो वॉरफेयर है उसके अंदर, जैसे हम कहते हैं जी ये 5th जनरेशन वॉर है। फर्स्ट जनरेशन वॉर में क्या था कि भाई मैन फॉर्मेशन में लड़ते थे, छोटी मोटी कोई गोलियां शोलियां होती थी। फिर उसके बाद कैनन्स आ गए। फिर उसके बाद थर्ड जनरेशन के अंदर वॉरफेयर के अंदर ट्रेंचेस आ गई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर। फिर उसके बाद जी फोर्थ जनरेशन के अंदर ब्लिट्जक्राग, जर्मनी की, तेजी से जाओ सरप्राइज अटैक करो और अगले को चुका दो, चौंका दो, ब्लिट्जक्राग। फिर अब 5th जनरेशन वॉरफेयर में क्या है? साइबर वॉरफेयर है कि भाई प्रोपोगेंडा करो अगले की, यूथ का, यूथियों को, यानी यूथ को जो है जो है यूथ को जो है वो करो, खराब करो। ठीक है जी, यूथ को खराब करो, उनको प्रोपोगेंडा का शिकार कर दो। ठीक है जी, उनको अपनी फौज से, अपने मुल्क से वजन कर दो। ठीक है जी, तो 5th जनरेशन वॉरफेयर। ठीक है जी, तो इस तरीके से, यानी इसमें आप कुछ और चीज, मैं वैसे एक बात मिसाल दे रहा हूं, या ये इसके अंदर वो भी होते हैं, कुछ हमारे लोकल चीजें होती हैं और कुछ इंटरनेशनली फिर उस चीज को इग्नाइट, यानी वो कहते हैं ऐड फ्यूल टू द फायर। ये कुछ ना कुछ, देयर इज अ स्मोक इन द फायर, देयर इज अब इडियम, देयर इज अ स्मोक इन द फायर, ऐड फ्यूल टू द फायर। भाई कुछ ना कुछ होता है, हमारी भी कुछ गलतियां हैं। देयर इज अ कंसिस्टेंट इंटरफेरेंस ऑफ मिलिट्री इन आवर पॉलिटिक्स। फिर उसकी वजह से मार्शल लगे, ये लगे, और फिर एक कंसिस्टेंट, और आज हमारा आज सारे के सारे फौज के खिलाफ है, सारे के सारे हमारे फौज के खिलाफ हैं और उसके अंदर देख रहे हो। ठीक है जी, लेकिन अब इसको, इस चीज को इंडिया यूज करे और यहां पर आपके ईमेल एड्रेस बना ले, आपके लोगों को कोई फौज के खिलाफ चीज आए, उसके ऊपर इंडिया से भी लोग मैसेज करना शुरू हो जाएं, कमेंट करना शुरू हो जाएं, उसको और वायरल कर दें, तो दैट इज अ 5th जनरेशन वॉरफेयर टाइप। समझ आई बात की कि भाई वो चीजें तो एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन उसको फिर मजीद बढ़ा दो जी। ठीक है जी, और यानी किसी और लेवल तक ले जाओ, 9 मई के लेवल पे ले जाओ। तो ये जो है इस लेवल, यानी लेवल बढ़ाते जाओ। तो ये सारा का सारा ये आपका रैंसमवेयर, फ्लैमिंग, फिशिंग, और ये टाइप्स ऑफ वायरसेस और ईमेल, ये साइबर क्राइम के लिए फिर साइबर सिक्योरिटी होती है, इनके अंदर फिर इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। ये भी आपको पता है क्या होती है जी, या इसको इनकोडिंग, डीकोडिंग, ये सेम चीज है, सेम चीज है, बिल्कुल सेम, कोई इनमें फर्क नहीं है। यानी फॉर एग्जांपल आपका अगर जो मैसेज है वो बुनियादी तौर पर किस में होता है? बाइनरी में होता है। तो अब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है? फॉर एग्जांपल मेरा मैसेज है बाइनरी के अंदर, मैं मिसाल दे रहा हूं कि 101। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूंगा? मैं इसकी तरतीब को बदल दूंगा, 011। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा? इसके अंदर कुछ जो है बिट ऐड कर दूंगा। अब ये दिस
इज इनक्रिप्टेड टेक्स्ट। असल में टेक्स्ट ये था, मैंने कुछ इंक्रिप्शन टेक्निक्स अप्लाई की और मैंने अपने टेक्स्ट को सिक्योर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा बना दिया। अब ये टेक्स्ट कैसे होगा कन्वर्ट 101 में? सिर्फ उस वक्त होगा जब इसको ऑथेंटिकेशन मिलेगी। ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है कि जिस यूजर को ये भेजा गया है, सिर्फ उसी यूजर को, दिस इज कॉल्ड इंक्रिप्शन, कि ये सिर्फ उसी यूजर के ऊपर जाकर ये डिक्रिप्ट होगा, कहीं और डिक्रिप्ट होगा ही नहीं, इसके अंदर लेयर्स होंगी। तो दिस इज कॉल्ड जो है यूजर प्रोटेक्शन। तो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की टेक्निक या इनकोडिंग या डिकोडिंग की टेक्निक तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर ये भी ऐड की जाती हैं ताकि मैसेज को इंटरसेप्ट ना किया जा सके। जैसे आपने देखा होगा, आपके व्हाट्सएप के ऊपर भी लिखा होता है पीर टू पीर कम्युनिकेशन। अब हम जो सवाल हैं उनको रीड कर लेते हैं ताकि अगर कोई चीज रह गई हो तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है जी। ये जो ईमेल का और आपको भी आइडिया हो जाए। बाकी मैंने इसमें जो टेक्निकलिटीज थी वो आपको समझा दी है। ये अब मोहसिन आराम से पढ़ना, ठीक है। और मेरे दिल में ख्याल आता है, अब ये सवाल अगर आप पढ़ोगे तो आपको फिर मजा आएगा, चस आएगी। तो अच्छा मैं ही पढ़ देता हूँ जी सवाल, ठीक है जी, थोड़े से। अच्छा जी, व्हाट इज इंटरनेट? तो ये तो आपको पता है जी। इंटरनेट से शुरू कर लेते हैं। इंटरनेट बेसिक एंड हिस्ट्री, इंटरकनेक्शन ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन डी। नजर आ रहा है जी? एक मिनट एक मिनट, अब नजर आ रहा होगा। थैंक यू। द इंटरनेट इज अ नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा छुपा भी देता हूं ताकि आप अपनी प्रैक्टिस कर लो। व्हाट वाज द फर्स्ट नेटवर्क दैट प्रोवाइडेड बेसिस फॉर, ठीक है जी। और नीचे ये एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। तो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल किसने दिया था जी? ऑप्शन मोबाइल खोल के अच्छा, विच व्हाट कैटेगरी ऑफ वेब बेस्ड सिस्टम वुड यू अलाउ टू असाइन डिस्कशन ग्रुप? डिस्कशन का मतलब क्या होता है? कोलैबोरेशन, डिस्कशन कोलैबोरेशन। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आईपी वर्जन 4 इज हाउ मेनी बिट्स? 32 बिट। और आईपी वर्जन 6 ये 100। असल में ना हमारा पहले जो वर्जन था वो 4, आईपी वर्जन 4 था। अब उसमें 32 बिट का मतलब क्या है? 32 बिट का मतलब एक बिट किसके बराबर होता है? 0 या 1। अब उसमें कम नंबर, फॉर एग्जाम्पल अब यूजर बढ़ गए, आपको पता है 1 अरब से ज्यादा हो गए हैं, 2 अरब से ज्यादा हो गए हैं यूजर। तो आईपी हमारे एग्जॉस्ट हो रहे थे, तो फिर इसलिए हमें नया वर्जन लाना पड़ा है और उसकी कैपेसिटी भी बढ़ानी पड़ी है, क्योंकि वो वाले एग्जॉस्ट हो गए थे। आईपी हम असाइन करके डायनामिक हो रहे होते हैं असाइन, तो वो फिर एग्जॉस्ट हो गए थे। आईपी अगर हमारा फिर मास्टर हो जाता है, फिर इसलिए अब एक नया वर्जन हम आईपी वर्जन 6 लेकर आए। टिम बर्नर ली, www वर्ल्ड वेब क्या है? अ कलेक्शन ऑफ लिंक्ड इंफॉर्मेशन रिजाइडिंग ऑन कंप्यूटर कनेक्टेड बाय द इंटरनेट। ठीक है जी। हु गेव द आइडिया टू कंबाइन द इंटरनेट विद द हाइपर टेक्स्ट?
Tim Berners-Lee. WWW, World Wide Web, is being standardized by W3C. Who credited with the inventing World Wide Web? Tim Berners-Lee. Which markup language did Tim Berners-Lee develop for web pages design? HTML. फिर उसके बाद विच प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूस्ड, प्रोटोकॉल कौन सा था? HTTP. टिम बर्नर ली ने W3C क्यों डेवलप किया था? ऑप्शन देख के बताओ ना। बिल्कुल, टू स्टैंडर्डाइज वेब टेक्नोलॉजी. अब इंटरनेट स्टैंडर्ड एंड टू गेट कनेक्टेड टू इंटरनेट कंप्यूटर हैज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP. फिर इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डाटा ओवर द वायरलेस ऑफ अ लोकल टेलीफोन नेटवर्क इज प्रोवाइडेड बाय DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन. DSL कहते हैं जी. अच्छा, अब इजी होके बंदा पढ़ लेगा. फिर उसके बाद जी किधर हैं जी हम? DSL पता चल गया. वाईफाई किस चीज का एब्रीविएशन है जी? हैं? तो ये भी आया हुआ है जी सवाल. वायरलेस कॉमन मेथड ऑफ इंटरनेट एक्सेस बाय यूजर इन. हाँ जी, क्या जवाब बनेगा इसका? ऑल ऑफ दीज. फाइबर ऑप्टिक्स भी होती हैं. अब तो फाइबर ऑप्टिक्स से इस्तेमाल होती हैं. ये स्पीड ऑफ लाइट के साथ मैसेज को ट्रांसमिट कर सकती हैं. और सबसे ज्यादा बाकी कोएक्सियल भी होती थी पहले, और भी केबल्स होती थी. डिवाइस और नेटवर्क के दरमियान कम्युनिकेट करने के लिए कौन सी चीज इसमें से इस्तेमाल होती है जी? इनमें से जी इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट, ऑप्शन डी. ठीक है जी. टू कनेक्ट टू द इंटरनेट इट इज मस्ट एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन मॉडेम भी होना चाहिए. ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन सी. यानी वो इस तरीके से आपको ट्रिक करेगा. आपने ये ट्रिक देखो इन सवालों में कि भाई ट्रिक कैसे हो सकता है. विच डिवाइस इज यूज्ड टू कनेक्ट द नियरेस्ट डिवाइस? ऑल ऑफ दीज. व्हाट डज एन IP एड्रेस रिप्रेजेंट ऑन द इंटरनेट? हाँ जी, हाँ जी, ऑप्शन ए. IP स्टैंड फॉर. हाँ जी, HTTP स्टैंड फॉर. DNS इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर. अब बताओ जी इसमें. अब अभी मैंने पढ़ाया था. हाँ, बी ऑप्शन, कन्वर्टिंग IP एड्रेस इनटू डोमेन नेम. अभी DHCP मैंने पढ़ाया था जी. हाँ जी, डायनामिकली असाइनिंग IP. ICT स्टैंड फॉर. हाँ जी. व्हाट इज टेलीनेट? टेलीनेट इज ऑल्सो अ प्रोटोकॉल. टेलनेट. अच्छा, a set of procedure in data communication is called protocol. Which term is not used by intranet? इनमें से कौन सी नहीं है जी? ऑप्शन डी. वेब लैंग्वेजेस कौन सी है जी? द वेब पेज कोड इज रिटन यूजिंग. ऑप्शन ए. द मेजर लैंग्वेज ऑफ वेब इज. ऑप्शन ए. व्हाट डज HTML स्टैंड फॉर? हाँ जी, HTML इज अ बेसिक लैंग्वेज टू क्रिएट वेब पेजेस. अच्छा, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट हेडर इन HTML बाय डिफॉल्ट? अच्छा, अब मैं इसमें थोड़ा सा बता देता हूं. अब जब भी स्मॉलेस्ट का लफ्ज आ जाए तो सबसे बड़े वाला लगाना है. अगर फॉर एग्जांपल इसके अंदर H6 होता तो हम H6 लगा देते. ठीक है. हेडर यानी फॉर एग्जांपल जो पहला पहला हेड, जो लास्ट हेडर होता है ना, वो बड़ा होता है. हेडर सबसे बड़ा होता है. ऐसे तरतीब आ रही होती है. पहला, फिर दूसरा उससे बड़ा, तीसरा उससे बड़ा, चौथा उससे बड़ा. जैसे हम ऐसे स्ट्रक्चर टेक्स्ट लिखते हैं तो उसमें बड़ा बड़ा होता जाता है नीचे. आखिरी वाला जो भी आखिरी, इसमें H6 होता तो वो बड़ा होता. अब H4 है तो वो बड़ा है जी. इनमें जो सबसे बड़ा होगा वही बड़ा होगा और स्मॉलेस्ट होगा. जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा, सबसे बड़े वाला स्मॉलेस्ट होगा. PHP स्टैंड फॉर. what does URL stand for? The starting point of first website of page is called home page. The process moving from one site to page to another on the internet.
browsing. Which button is used to reload a page? Refresh. Transferring files from internet to your computer is called uploading. क्या होता है? हाँ, अपने कंप्यूटर से इंटरनेट पर कोई चीज डाउनलोड करना, जैसे ईमेल अटैचमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ अपलोडिंग। ईमेल अटैचमेंट अपलोडिंग की मिसाल है, और कोई चीज डाउनलोड कर लेना वो डाउनलोडिंग की मिसाल है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज मेनली यूज्ड फॉर फाइल ट्रांसफर। विच स्मॉल डाटा फाइल आइडेंटिटी यूजर व्हेन दे रिविजिट अ वेबसाइट। अब दोबारा जब करते हो आप तो कुकीज होती हैं जी। विच फाइल स्टोर द ब्राउजिंग हिस्ट्री ऑफ अ यूजर। लॉग्स या हिस्ट्री फाइल्स। विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू एक्सेस www। Dash is used to check from one web to another. All of these. In website, we move from one place to another by web links. अच्छा, which file stored in computer that perform functions quickly while browsing? बिल्कुल, कैशे। What do you call, ये देखो ना, ये पिक करना था, ये अच्छा है आपने पिक किया कि भाई इसको पढ़ोगे गौर से तो समझ आ जाएगी। What do you call the links on the web page that leads to image text on a website? हाइपरलिंक आपको वर्ड में बहुत अच्छा समझ आ जाएगा। हाइपरलिंक इज यूज्ड फॉर ऑल ऑफ दीज। डैश अलाउ गोइंग फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज इज कॉल्ड हाइपरलिंक। हाइपरलिंक से आप एक और जगह चले जाते हो जी। एन इफेक्टिव मेथड फॉर रैंकिंग वेबसाइट इन सर्च इंजन रिजल्ट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है जी। व्हाट डज एसईओ रेफर्स टू। ये ऑर्गेनिक होती है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऑर्गेनिक तरीके से अपनी चीज को पहुंचाना। डैश इज वाइडली यूज फॉर ट्रांसमिटिंग स्ट्रीमिंग वीडियोस डाटा ऑन द इंटरनेट। इनमें से कौन सा है जी? वेव। प्रॉफिट बिजनेस के लिए कौन सा होता है जी? .com। इसमें से कौन सा है जी? यूडीपी। ब्राउजर, द फंक्शन ऑफ वेब ब्राउजर इज बिल्कुल डिस्प्ले वेबसाइट। डैश मेंटेन अ डेटाबेस ऑफ वेब पेजेस कंटेनिंग इंफॉर्मेशन ऑन अ वैरायटी ऑफ टॉपिक्स। सर्च इंजन, a search engine use software called dash। ये स्पाइडर सॉफ्टवेयर होता है टू सर्च डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट। एक सॉफ्टवेयर है कि डॉक्यूमेंट को सर्च करने के लिए जो यूज किया जाता है, उस सॉफ्टवेयर का क्या नाम है? स्पाइडर। विच शॉर्टकट कमांड इज यूज्ड टू सेव करंट वेब पेज एज ए बुकमार्क। Ctrl+D। ऑप्शन ए। ठीक है जी। अगर आप किसी पेज को अपने ब्राउजर में बुकमार्क के तौर पर, फेवरेट के तौर पर, या उसे सेव करने के लिए, स्टार करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या तरीकाकार है जी? Ctrl+D। टिम बर्नर-ली built the first web browser initially called World Wide Web. What was it later renamed? Nexus. Which browser developed in 1993 by Marks Anderson was among the first popular? Mosaic. Netscape Navigator, a successful successor to Mosaic, was launched in which year? ये 1994 में Netscape भी आया था एक जी। Netscape जो जिसने मोज़ैक को, मोज़ैक आया 1993 में, ये आया 1994 में। Yahoo was founded in 1994 by which pair of entrepreneur? ये जी जेरी यांग और डेविड फिलो। Hotmail founded in 1996 and later sold it to Microsoft was created by सबीर भाटिया एंड जैक स्मिथ। गूगल was founded in September 1998 by, हाँ जी, यूसी ब्राउजर वाज किसका कंपनी का है जी? यूसी ब्राउजर अलीबाबा, चाइना की कंपनी का मुझे नाम याद आ गया, ये बाइडू ब्राउजर। बाइडू ब्राउजर वाज डेवलप्ड बाय विच इज बेस्ट नाउन चाइनाज बिगेस्ट सर्च। ये बिल्कुल गूगल जितना मशहूर है। बाइडू चाइना का ये ब्राउजर है, गूगल की तरह का। विच इज लार्जेस्ट बिगेस्ट सर्च इंजन ऑफ द इंटरनेट? गूगल। विच ऑफ द फॉलोइंग मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउजर? द ओल्डेस्ट सर्च इंजन अमंग द फॉलोइंग इज वेब क्रॉलर। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इंटरनेट ब्राउजर? हाँ जी, फाइल जिला, बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट सर्च इंजन? अब इसमें याहू बन जाएगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर इज एन एग्जांपल ऑफ। अच्छा, विच टाइप ऑफ ऐप इज यूज्ड टू शो द लोकेशन ऑफ योर फैमिली मेंबर एंड वर्क? लाइफ 360 या गूगल मैप्स भी, ये दोनों लोकेशन को लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है जी। इंपोर्टेड कंपनीज एंड फाउंडर्स।
Videos, document and files can be shown in business with the help of internet is called e-commerce. Amazon, who founded it? अलीबाबा ग्रुप जो है ये जैक मा ने बनाया था 2001 में जी, जिमी वेल्स और लैरी सेंगर। फेसबुक किसने बनाया था जी? मार्क जकरबर्ग। गूगल प्लस, ये फेसबुक को ट्विटर को टक्कर देने के लिए गूगल प्लस बनाया था। गूगल ने अपनी एक सोशल मीडिया चक्कर बनाया था। यूट्यूब फाउंडेड 2005 वाज क्रिएटेड बाय ऑप्शन बी। ट्विटर फाउंडेड इन was initially micro blogging platform. Who were its founder? ये ऑप्शन ए। व्हाट्सएप फाउंडेड 2009 इन ऑप्शन ए। इंस्टाग्राम फाउंडेड जो है ऑप्शन ए। जूम फाउंडेड एरिक जोआन। अच्छा जी, टिकटॉक जो है ये किसने किया जी? जैंग। ऑप्शन बी। चैट जीपीटी किसने बनाया जी? हैं? चैट जीपीटी सैम आल्टमैन, एलॉन मस्क एंड जॉन शुकमैन, ये कोई इस तरह का बंदा। डीप सीक जो है ये किसने बनाया है? जैंग यमिंग। टेस्ला और स्पेसएक्स का फाउंडर कौन है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है ये किसमें होती है जी? ये अभी जो हमने पढ़ा है जी। कंप्यूटर वायरस इज, आप बताओ जी इसका आंसर। A software that can harm your computer is called a software malware. Which software copies itself without permission and knowledge of the user? ठीक है जी, ये भी वायरस। A computer cannot affect which of the following? हाँ, a type of malware often disguised as legitimate software is dash occur when a person sends a message with angry agnostic content. Which of the following virus replicates itself without needing a host file? Worm. Write once, read many. What is the primary purpose of ransomware? To encrypt file and demand payment. Ransomware का मतलब payment. What does boot sector virus infect? To system boot sector. What type of virus attach itself to executable file? File infector virus. A program or code loaded onto computer without user knowledge and runs against user wishes. This is called spyware. स्पाईवेयर कहते हैं जी, आपकी मर्जी के बगैर स्पाईवेयर चलता है। ब्रेन वायरस किस चीज का नाम है जी? ये किसने बनाया था ब्रेन वायरस? पाकिस्तानियों ने बनाया था। फायरवॉल जो है क्या होता है जी? रेफर्स टू a system that prevent unauthorized access to a private network. What is used in a computer to protect a network server from damage? Firewall. How can the risk of unauthorized system access be reduced when connected to internet? By using a firewall. To protect computer from viruses, what should you install in your computer? Antivirus. Which of the following is not a system tool? Virus scanning. Which of the following is the method by which data is converted from readable form to an encoded version? Encryption. Dash is process converting information or data into code. Prevent unauthorized access. Authentication refers to username and password. In computer communication, verification is a process of authentication. Two-factor used in securing online accounts to provide an extra layer of security beyond just a password. Cyber warfare is all of these. Crime committed using computer and internet are called cyber crime. Which of the following is a form of cyber crime? Hacking. Electronic crime is a type of which crime? Cyber crime. The common name for crime stealing password. Spoofing. Dash is a technique used for tricking user to disclose their username and password through fake mail. Phishing. The phishing term is stealing information through fraudulent email. Phishing email के जरिए से भी हो सकती है.
dash occur when a person sends the message with angry agnostic content Fleming. तो ये साइबर क्राइम 2016 दिसंबर. What is spoofing in cyber security? A technique used to disguise identity or data. Which of the following can be effect of a spoofing? Identity theft. Which of the following is an example of email spoofing? Send an email with a fake sender address. How can you protect yourself from spoofing attack? Using multi-factor authentication and verifying sender information. What type of spoofing? Caller ID. तो caller ID spoofing. Email standard protocol. POP क्या होती है जी? Post office protocol. Which protocol download email to a local device? POP3. ठीक है जी. फिर उसके बाद विच प्रोटोकॉल कीप ईमेल ऑन द सर्वर एंड सिंक अक्रॉस डिवाइस. सिंक वाली कौन सी थी जी? IMAP. IMAP अलाउ टू एक्सेस ईमेल ऑन मल्टीपल डिवाइस. IMAP का एक और काम भी देख लो कि भाई एक्सेस ईमेल मल्टीपल डिवाइस. विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सेंड ईमेल? SMTP. Which protocol work together with POP or IMAP? SMTP. Which protocol provide email facility among different hosts? SMTP. वही मल्टीपल डिवाइस वाली बात आ गई. ईमेल बेसिक्स. ईमेल इज यूज्ड टू सेंड all of these. To send audio, email. Which of the following can use open your account? Sign open, हाँ साइन इन. और नया अकाउंट बनाने के लिए साइन अप. और अकाउंट को बंद करने के लिए लॉग आउट. ठीक है. और जो है बस ठीक है. एन ईमेल एड्रेस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, यूजर नेम और डोमेन नेम. डोमेन नेम. When was the first email developed and by which person? Ray Tomlinson. When? 1971. Name of the email service product, comma dash sign at the rate. In email, word is used for files attachment. Which format can be sent through email? All of these. Choose correct email format. Option B. Which term avoided email? Wrong email address. An email cannot send without receiver email address. In email, what kind of files can be sent as attachment? Document, images and videos. Which method is used to combine username and subject with document in email system? Mail merge. ये मेल मर्ज हम वर्ड में तफसील से करेंगे. To send an email, which of the following is necessary? Receiver email address. Incoming message are stored in. आने वाले मैसेज कहाँ स्टोर होते हैं? इनबॉक्स में. ऑल रिप्लाइड ईमेल कहां पर होते हैं जी? सेंट में. जो अब CC स्टैंड फॉर BCC डैश स्टोरेज एरिया फॉर ईमेल. मेल बॉक्स कहते हैं वो एरिया. माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक इज अ ईमेल क्लाइंट. द ईमेल सर्वर आर ऑल ऑफ दीज. द स्लोएस्ट रिस्पॉन्स व्हाइल कलेक्टिंग डाटा, ईमेल. All of the following constitute a security risk and possible violation of privacy except spam. What is unsolicited bulk email known as? Spam. Which of the following is not a major reason for an email bounce? ये डोमेन सर्वर जब आप डाउन हो जाता है तो ये ईमेल के बाउंस होने की ये वजह नहीं होती, कोई और वजह आपके इंटरनेट कनेक्शन वजह हो सकती है. Which of the following folder is commonly used to store any deleted file? Trash. अच्छा, ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है? ऑप्शन बी. सीसी वाली. अगर आप सीसी में कुछ ना भी लिखो तो फिर भी ठीक है, कोई मसला नहीं है. ईमेल फील्ड एक्सेप्ट वन ईमेल एड्रेस एट अ मैक्सिमम ऑफ हाउ मेनी कैरेक्टर? हाँ जी, 254. ऑप्शन ए. अनसॉलिसिटेड इलेक्ट्रॉनिक मेल सेंट फॉर प्रमोशनल पर्पसेस आर कॉल्ड स्पैम. When you send an email, which of the following field should contain your email address? आपका ईमेल एड्रेस कहां पर होता है जब आपने सेंड करनी हो ईमेल? फ्रॉम. हाँ. और जिसे भेजनी हो वो तो. और अगर किसी को रखना है अंदर उसका. और अगर चाहते हो कि टू वाले को पता ही ना चले किसको. हाँ. इन विच फोल्डर आर अनफिनिश्ड ईमेल स्टोर्ड विदाउट सेंडिंग देम? अगर आपका ईमेल आपने लिखा और कुछ भी नहीं किया तो वो ड्राफ्ट पे ऑटोमेटिक सेंड हो जाता है स्टोर. यू कैन डैश एन ईमेल इफ यू वांट टू रिमेंबर इट इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज आल्सो पुट इन इट इन फोल्डर.
स्टार उसे कर सकते हो आप। द डैश फील्ड इन एन ईमेल इंडिकेट द पर्पज ऑफ एट ईमेल। सब्जेक्ट, कि भाई क्या मकसद है, सब्जेक्ट से आप अंदाजा लगाते हो ना कि हाँ भाई किस मकसद के लिए। पूरी ईमेल पढ़ने से बजाय सब्जेक्ट ही पढ़ लो, खाली पता चल जाता है अच्छा ये बात है। इन जीमेल व्हाट डू यू यूज टू रिप्लाई टू ओरिजिनल सेंडर एंड ऑल रिसिपिएंट ऑन द टू एंड सीसी लाइंस, रिप्लाई ऑल। ये ठीक है जी। अगर फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि भाई सबको भेज दूं जो सीसी में भी हैं टू में भी हैं, तो रिप्लाई ऑल कर देते हो आप। Which of the following field of an email hides the identity of recipient? Which folder store email waiting to be sent? Outbox. Which folder store email after they have been successfully sent? Email outbox usually indicates pending or unsent. Junk or spam folder primarily contain, हाँ जी, अनवांटेड एंड आर्काइव फोल्डर किस लिए होता है जी? स्टोर ईमेल फॉर रेफरेंस फॉर विदाउट क्लटरिंग इनबॉक्स। ठीक है जी। आपने आर्काइव में किसी को डाल देते हो तो इसका मतलब क्या है कि भाई वो आपके पास स्टोर रहेगी लेकिन आपको नजर नहीं आएगी। वो भाई नो अनइंपॉर्टेंट है लेकिन फ्यूचर में आपको उसकी जरूरत पड़ सकती है। तो ये जी आपका कैसा, फिर ये सारा आपका ओके हो गया। ईमेल, इंटरनेट आपका ओके हो गया। ठीक है जी। अब आपने कल जो है कोशिश करनी है कि अब कल हमारा अब फंडामेंटल अब हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम ऑफिस की तरफ मूव करेंगे। और ऑफिस में एमएस वर्ड लास्ट टाइम कितने नंबर का आया है? 10 नंबर का। इस बार हो सकता है 15 का आ जाए या 8 का आ जाए। ठीक है जी। तो इस एमएस ऑफिस जो है वो, और इंशाल्लाह ये जो सब इंस्पेक्टर के कैंडिडेट हैं इनकी क्लास कंप्यूटर के बाद तो अलग हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने फिर इंग्लिश करनी है। लेकिन ये कंप्यूटर तो हमारा साथ चल सकता है। ये वन पेपर वालों के भी सेम यही, हमें सब कुछ करना होता है। हमारा उतना ही विचारों का डाटा है। लेकिन ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल मुल्तान की जूनियर क्लर्क की सीटें हैं, इसने भी अप्लाई किया हुआ, आप में से बहुत सारे, ये आपका ओके हो जाएगा। कंप्यूटर ऑपरेटर की सीटें को तैयारी आपकी ओके हो जाएगी। ठीक है जी। तो जॉब आपकी इजीली लग जाएगी। समझ आइए बात की। अब खत्म कर रहा हूं, 10 मिनट मैं लूंगा, बस खत्म कर रहा हूं, 10 मिनट मेरे रह गए। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि आपको पता है कि ये जो फाइल होती हैं ये हाइड की जाती हैं। फाइल हाइड की जाती हैं लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट में। ताकि कोई उसको रिव्यू ना करे, ताकि उसको व्यू ना करे। यानी आप क्या समझते हो, मैं बेवकूफ हूं कि आप तहसीलदार क्यों लगना चाहते हो? आपको क्या लगता है मैं बेवकूफ हूं? तनख्वाह तो 60,000 है या 65,000 है। आप असल में ये काम करते हो, आप फाइलें हाइड करते हो लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट की, ताकि रिव्यू ना हो और व्यू ना हो, और माल लेते हो हैं। तो ये हमारा एक ट्रिक है वर्ड के सारे टैब याद करने का। ठीक है। तो सबसे पहला टैब कौन सा होता है? फाइल। दूसरा कौन सा होता है? तीसरा कौन सा होता है जी? आई एल लेआउट, एल लेआउट, आर रेफरेंस, एम आर रिव्यू, तो ये एक ट्रिक से बंदा याद कर सकता है। किसे याद कर सकता है? कि भाई लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट वाले फाइलें क्या करते हैं? हाइड करते हैं। लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट वाले क्या करते हैं जी? फाइल हाइड करते हैं ताकि कोई रिव्यू ना करे, व्यू ना करे। लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट वाले क्या करते हैं जी? फाइलें हाइड करते हैं ताकि कोई रिव्यू ना करे, व्यू ना करे। बना दिया जी। अब इसमें आपने एक चीज याद रखनी है
कि भाई अब मैं ये बातें कर रहा था, प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिकल करना है, वर्ड, एमएस ऑफिस, भाई क्या करना है कि भाई हमारी वन पेपर की क्या रिक्वायरमेंट है, पीपीएससी की क्या रिक्वायरमेंट है, वो चाहता है कि आपको हिफ्ज हो। वो क्या चाहता है, आपको हिफ्ज हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये तो मैंने आपको एक ट्रिक बता दिया, वो कहता है कि आपको हिफ्ज हो। क्या हिफ्ज हो कि भाई ऑटो सेव, ये आपके ऑफिस का आप खोलोगे तो आपको ऊपर ऊपर ये लिखा हुआ नजर आएगा, दिस इज कॉल्ड, यहां पर होगा ऑटो सेव, ऐसे लिखा हुआ होगा। और ये सारी की सारी जो लाइन होती है, इस सारी लाइन को क्या कहते हैं जी, और यहां पर एक चीज लिखी होती है जिसका नाम होता है डॉक्यूमेंट 1 वर्ड, डॉक्यूमेंट 1 वर्ड। और ये सारा का सारा कहलाता है टाइटल बार। टाइटल बार पर क्या होता है जी, टाइटल बार पर ऑटो सेव होता है, दीज आर कॉल्ड क्विक एक्सेस टूल बार। दीज आर कॉल्ड क्विक एक्सेस टूल बार। और फिर ये होता है नेम ऑफ अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई वर्ड की फाइल को नाम ना दो, अगर वर्ड खुद से दे तो वो क्या देता होता है, डॉक्यूमेंट 1। अगर आप दूसरा बनाओ डॉक्यूमेंट, उसको वो क्या नाम देगा, डॉक्यूमेंट 2। अगर तीसरा बनाओ, इस तरीके से वो आगे बनाता जाएगा। फिर उसके बाद यहां पर एक बड़ा सा सर्च का जो है टैब, सर्च का नेविगेशन होता है जी, ठीक है जी। फिर उसके बाद यहां पर साइन इन का ऑप्शन होता है, और ये आपका मिनिमाइज का होता है, ये मैक्सिमाइज और ये क्लोज का। और ये सारा मिलकर क्या बनाता है, टाइटल बार। फिर उसके इसके नीचे ये तो सारा ये हो गया। फिर इसके नीचे यहां पर आपका क्या होता है जी, फाइल टैब। इस 2007 वाले में, 7 वाले तक यहां पर क्या था, ऑफिस बटन, ऑफिस बटन था। लेकिन फिर बाद में ये क्या हो गया, फाइल टैब में कन्वर्ट हो गया। और यहां पर फिर आगे क्या होता है जी, होम। फिर उसके बाद यहां पर क्या होता है जी, इंसर्ट। फिर उसके बाद आगे यहां पर क्या होता है जी, लेआउट। फिर उसके बाद आगे यहां पर क्या होता है जी, रेफरेंस। और फिर उसके बाद यहां पर क्या होता है जी, रेफरेंस के बाद क्या था, फिर दोबारा ऐसे होता है ये, और फिर ये ऐसे नीचे चला जाता है जी। फिर उसके बाद यहां पर आपके आ, होता है कि भाई कि ये पेज 1 ऑफ 3, कि ये भाई 3 पेज इस डॉक्यूमेंट में मुकम्मल हैं, और उसमें से हम पहले पेज पर हैं। जो डॉक्यूमेंट आपने खोला है उसके अंदर 3 पेज हैं टोटल, और हम पहले पेज पर हैं। और फिर उसके बाद यहां पर लिखा होता है जी 400 वर्ड, दिस इज कॉल्ड वर्ड काउंट। वर्ड काउंट फीचर होता है वर्ड के अंदर, जो इसके ऊपर क्लिक करोगे तो वर्ड काउंट आ जाएगा, ठीक है जी। फिर उसके बाद होता है एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी। उसके बाद क्या होता है, एक्सेसिबिलिटी। फिर उसके बाद जो है यहां पर होते हैं आपके रीडिंग मोड, फुल स्क्रीन मोड, और फिर यहां पर होता है आपका जूम। और ये जूम मैक्सिमम 500 होता है।
वर्ड के अंदर जूम कितना होता है 500 और बाकी ओवरऑल कितना होता है। अब ये सारा आपको याद होना चाहिए। अगर कहीं खुदा ना खास्ता आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल कर लिया और आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि ये अहम नहीं है, जस्ट इमेजिन करो, ना कोई पेपर दिया ना पीपीएससी का कुछ पता, और खुद ही सोच रहे हो कि ये अहम है कि नहीं। अपने दिमाग से सोचो। मैं जब ये कह रहा हूं कि ये याद होना चाहिए तो याद होना चाहिए। जब ये पेपर में जाके बैठोगे तो फिर पता चलेगा कि ये याद होना चाहिए था भाई। ऐसे ऐसे वो करेगा आपसे कि आपको अंदाजा होगा, तो ये ऐसे याद होना चाहिए। फिर उसके बाद यहां पर जो है होम टैब के अंदर सबसे पहला क्या होता है जी, क्लिप बोर्ड। फिर ऐसे ये खुला होता है क्लिप बोर्ड, ठीक है जी। क्लिप बोर्ड के बाद फिर आपके पास क्या होता है जी, फॉन्ट, ठीक है जी। फॉन्ट के बाद आपके पास क्या होता है जी, पैराग्राफ। फिर उसके बाद पैराग्राफ के बाद क्या होता है जी, स्टाइल। और स्टाइल के बाद आपके पास क्या होता है जी, एडिटिंग। ये आपके पास बुनियादी तौर पर ये सारे दीज और कॉल्ड टैब्स, और ये इनको क्या कहते हैं जी, इनको कहते हैं जी ग्रुप्स। इनको क्या कहते हैं, ग्रुप्स। और हर ग्रुप के अंदर क्या होता है जी, इधर एक कैंची बनी होती है, इधर जो है कट, फिर उसके बाद कॉपी, फिर उसके बाद जी पेस्ट, फिर उसके बाद जी फॉर्मेट पेंटर, फिर उसके बाद जी पेस्ट स्पेशल। ये कट क्या होती हैं, ये अंदर इसके सारी ये चीजें क्या होती हैं जी, दीज आर कॉल्ड कमांड्स। कमांड्स, ये क्या होती हैं जी, कमांड्स। और ये क्या होते हैं जी, ग्रुप। यानी पहले एक टैब होता है, उस टैब के अंदर ग्रुप होते हैं, उस ग्रुप के अंदर कमांड्स होती हैं। और ये नीचे वाली जगह को क्या कहते हैं जी, स्टेटस बार। स्टेटस बार पर क्या क्या चीजें होती हैं, वो ऐसे पूछेगा जी, वर्ड काउंट कहां पर अवेलेबल होता है एमएस वर्ड में, स्टेटस बार पे। जूम कहां पर अवेलेबल होता है जी, स्टेटस बार में। पूछेगा जी होम टैब के जो है, होम टैब के ये स्टाइल का ग्रुप कहां पर होता है जी, पैराग्राफ का ग्रुप कहां पर होता है जी। फिर इंडेंट, इसके अंदर कमांड्स, फिर इन कमांड्स की होती हैं शॉर्टकट कीज। शॉर्टकट कीज। तो ये आपको, जैसे मुझे पूरा का पूरा ये हिफ्ज है, तो ये आपको हिफ्ज होना चाहिए। अब ये कैसे होगा, और हिफ्ज करके तो अपने दस्ते पर पहले उसका एक इंटरफेस बनाना है, फिर उसके बाद होम टैब बनाना है, पहले उसको याद करना है, फिर उसके बाद बनाना है 10-10 बार, कम से कम 10-10 बार। और पेपर से 3 दिन पहले फिर दोबारा रिवाइज करना है, क्योंकि वो पूछेगा इक्वेशन किस टैब में होती है, देखो इंसर्ट में। फिर वो पूछेगा सिंबल किस टैब में होते हैं, वाटर मार्क कहां पर होता है जी, पेज बॉर्डर कहां पर होते हैं, होम टैब में भी होते हैं और डिजाइन टैब में भी होते हैं। तो ये जिसको हिफ्ज होगा वो ये कर पाएगा। क्रॉस रेफरेंस कहां पर होता है, इंसर्ट टैब में भी होता है, रेफरेंस के टैब में भी होता है। ये सारा ऐसे सवाल पूछता है वो। स्क्रीनशॉट कहां किस टैब में होता है, सवाल है, इंसर्ट में होता है बस। समझ आ रही है बात की। तो ये इसका मतलब क्या है, हिफ्ज हो। और ये कैसे हिफ्ज होगा, पहले उसको बार बार देखना, और मैं भी कोशिश करूंगा आपको 1-2 बार करवाने की, लेकिन ये करना आपको खुद ही पड़ेगा। मैं क्या करूंगा, मैं आपको इन फंक्शनैलिटी अंदर इसके ऊपर जो सवाल है, तो बेहतर यही है कि आप इसको आज ही जो है ये जो है देखना शुरू करो। वर्ड का पहले सबसे पहले बनाओ और इसको ओके करो, ठीक है। और अगर
आपने ये सोचा ये अहम नहीं है, ये तो ऐसा हल्का कर लेता हूँ, बस थोड़ा सा देख लेता हूँ, आइडिया तो हो गया है भैया, आऊँ तो आऊँ आ जाएगा वहां भी। समझ आ रही है बात? समझ आई है? वहां पर भी ऐसे वो भी पेपर भी कहेगा आऊँ आऊँ, मैं अभी हल्का हल्का हुआ हूँ, हल्का हो गया हूँ, हल्का नहीं हुआ। ठीक है जी, और 0.25 से कड़ा हो गया हूँ। समझ आ रही है बात की? ओके, अल्लाह हाफिज़।